अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुश आमदीद। मैं हूं शिफा यूसुफजई और मैं हूं वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ एक ऐसे जुमले से करते हैं जो कि आपने काफ़ी मरतबा सुना तो होगा, लेकिन हम उस जुमले को और उस मसले से वाबस्ता लोगों को या उस मसले में मुब्तला लोगों को उनकी तरफ बस वो देखा अनदेखा सा मामला कर देते हैं, सुना सा मामला कर देते हैं। वो जुमला है अंग्रेज़ी का एक जुमला, और वो जुमला है डिप्रेशन इज़ रियल। बिल्कुल, डिप्रेशन इज़ रियल। और जो गुजर रहा होता है उससे खुद ज़ाती तौर पर उसी को पता होता है कि वो किस तकलीफ से और कर्ब से गुजर रहा है। और फिर ज़ाहिर है उसके साथ जो घर वाले होते हैं, रहने वाले, अगर तो बहुत ज़्यादा सीरियस नौइयत का मसला है तो फिर वो भी उसके साथ सफ़र कर रहे होते हैं और उन्हीं को पता होता है कि वो कैसे गुजर रहे हैं। बहुत मरतबा तो पता भी नहीं होता, क्योंकि अगर आपके सामने दो लोग हैं और अगर आपके दो लोगों को देखें, एक शख्स जो है वो आपको उदास नज़र आ रहा है और एक शख्स जो खुश नज़र आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो उदास शख्स है वो डिप्रेशन में मुब्तला हो और जो खुश नज़र आ रहा है वो बिल्कुल सही सलामत हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो शख्स आपको खुश नजर आ रहा है, बार बार बिल्कुल उसी का डिप्रेशन प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन में हो सकता है। तो इसीलिए ये एक ऐसा मर्ज है कि जिसके हवाले से हमें आगही पर भी बात करनी चाहिए और इसके इलाज और लोगों से जो एक हमारा बात करने वाला जो एक सिलसिला है वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ तो एक फैमिली सिस्टम है, तो बहुत सारे लोग बात कर पाते हैं। वेस्ट में तो ये मामला बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ तो फैमिली सिस्टम नहीं है, लोगों को बात करने के लिए कोई नहीं मिलता। जितने भी ज़्यादातर डिप्रेशन के मरीज़ जो खुदकुशी की तरफ जाते हैं, वो सिर्फ उनमें से ज़्यादातर लोगों की वजह क्या होती है कि उनके पास बात करने वाला कोई नहीं था। और मैं स्टेटिस्टिक्स देख रही थी और वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स मुझे मिली। पाकिस्तान को मैं कंपेयर कर रही थी। पाकिस्तान के तो खैर वाक़यात हमारे सामने होते हैं, ज़ाहिर है हम उनको न्यूज़ से बड़े वाकिफ़ होते हैं, तो वो देख रही थी मैं। और उसके बाद मैं अमेरिका के कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रही थी जहाँ पर डिप्रेशन के मरीज़ों ने लोगों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया। खुद को तो पहुंचाते ही हैं, अब वो इतनी तकलीफ में होते हैं कि उनको समझ नहीं आती एक्सप्रेस कैसे करें, किसको बताएं, किधर तक बताएं। और वो जाकर ये जो स्कूल्स की शूटिंग्स होती हैं या जो क्लब्स के बाहर शूटिंग्स होती हैं और जिसमें लोग मुतअद्दिद लोगों को पहले शूट करते हैं और फिर उसके बाद खुद को भी शूट कर देते हैं। बिल्कुल एक वो तरीकाकार है जो कि एक एक्सप्रेशन बनता है वायलेंट, एक मतलब तकलीफ दे है। हम नहीं कह सकते हतमी तौर पर कि अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया तो वो उससे बड़ा खुश होगा, बिल्कुल खुश नहीं होगा। ज़ाहिर है अंदर से वो खुश तो नहीं है ना, तो इसीलिए इस किस्म की उसने हरकत की है। पाकिस्तान में अलबत्ता जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पर लोग खुद को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर उस तरह की चीज़ हमने नहीं देखी कभी, और ना ही कहीं न्यूज़ में रिपोर्ट हुई कभी कि किसी और को जाकर लोगों ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया हो। लोग यहाँ पर खुद को ही नुकसान पहुंचा देते हैं। तो डिप्रेशन ये याद रखिए, इस पर हम बात करेंगे। पहले देखते हैं 60 सेकंड न्यूज़। इसराइली जहारियत के खिलाफ जापान, बेल्जियम, स्पेन और भारत समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे। जंग हमेशा शिकस्त होती है, पोप फ्रांसिस का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मौलाना तारिक जमील के साहिबजादे आसिम जमील गोली लगने से जाँ बहक। पीटीआई के चौधरी साजिद महमूद और वजिया कमर की पार्टी से राहें जुदा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। वर्ल्ड कप में भारत की इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन से कामयाबी, इंग्लिश टीम को 5वीं शिकस्त। कनाडा में आज़ाद खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग। जान बचानी है तो 20 नहीं, अब 200 करोड़ दो। भारत में मुकेश अंबानी को कत्ल की एक और धमकी। इसराइल रेड लाइन क्रॉस कर चुका, अब हमारे जवाब का इंतजार करे ईरान। कजाकिस्तान में कोयले की कान में आग लग गई, 32 कारकुन हलाक। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और 60 सेकंड न्यूज़ में एक अहम ख़बर जो आपके सामने आई वो ये कि खानेवाल के इलाके तिलंबा में मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे आसिम जमील ये फायरिंग से जाँ बहक हुए हैं। वाक़े की तहकीकात पुलिस तो कर रही है और पुलिस का बुनियादी तौर पर कहना ये है कि आसिम जमील साहब जो है उन्हें ज़ख्मी हालत में तिलंबा अस्पताल मुंतकिल किया गया था और वो जानबर ना हो सके। फिर दूसरी जानिब जो IG पंजाब है डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया, RPO मुल्तान से रिपोर्ट तलब की और IG पंजाब साहब का कहना यह है कि जो शवाहिद हैं और फोरेंसिक उनकी रिपोर्ट की रोशनी में मौत की वजूहात का तयन किया जाएगा। और तर्जुमान पुलिस ने यह भी कहा कि DPO खानीवाल सीनियर पुलिस अफसरान मौके पर मौजूद थे, शवाहिद इकट्ठा कर लिए गए हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े बेटे का मैसेज और बुनियादी तौर पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारी कयासाराइयाँ ना करें, हाँ, बिल्कुल कयासाराइयाँ ना करें। और
फैमिली की प्राइवेसी का ख्याल रखें, उनको दुआओं में याद रखें। बहुत ये एक मुश्किल और बहुत ही दर्दनाक मरहला होता है, किसी भी जवान औलाद का दुख किसी को ना मिले। और अच्छा, आप जो इन्होंने बात बताई वो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वो डिप्रेशन के मरीज़ काफ़ी अरसे से थे, इलाज भी चल रहा था और बीमारी जो थी वो बढ़ती जा रही थी, इतनी शदीद हो गई थी कि इलेक्ट्रिक शॉक्स उनको दिए जा रहे थे। तो अब वो जो इलेक्ट्रिक शॉक्स का तो मरहला बहुत आखिर में आता है कि जब आपने उस शख्स को बिल्कुल कंट्रोल करना हो और अगर वो आपे से बाहर हो रहा हो। तो अब वो लड़का जो था वो अकेला घर में था और उसने ये इस तरीके से वो गन लेकर अपने गार्ड से और अपने आप को वो गोली मार ली। ये तो वीडियो पैगाम में सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसके बाद फिर जितनी भी साराइयाँ हैं वो सब बंद हो जानी चाहिए। बिल्कुल, और फैमिली को बस अब आप प्राइवेसी के लिए टाइम दे दें। हमारा चलाने का मकसद भी यही था कि कल से हम भी ज़ाहिर ट्विटर पे देख रहे हैं, फेसबुक वगैरह पे देख रहे हैं, लोग अपनी लगे हुए हैं, कहानियाँ लगी हुई हैं, भाई दुश्मनदारी थी और पता नहीं ज़मीन का झगड़ा था और पता नहीं क्या था। हमने शेयर करने का मकसद भी यही था कि उनको भी सामने आना पड़ा। हालांकि पहले तारिक जमील साहब का एक बयान आया ट्विटर पे कि भाई इस तरह मेरा बेटा जो है वो उसकी डेथ हो गई है और आप सबसे दुआओं की अपील है, लेकिन उसके बावजूद भी जब क़यास-आराइयाँ नहीं रुकी तो फिर इनके दूसरे बेटे को सामने आकर ये सारी बात बतानी पड़ी। हालांकि इट वाज देयर प्रेरोगेटिव, वो ना भी बताते तो हमें खामोश हो जाना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने बताया है तो हम पे कम से कम जिम्मेदारी ये है कि हम खामोशी इख्तियार करें और उनके लिए दुआएं करें। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। अगली खबर आती है एक ऐसे मैदान से कि जहां पर जिसको आप बस अफसोस की ही नज़र से देख रहे हैं और तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ रह ही नहीं गया है। पाकिस्तान की टीम का मैच हुआ था और वो मैच आपने देखा होगा, साउथ अफ्रीका वाला। इस काबिल तो नहीं था, लेकिन नहीं इस काबिल क्यों नहीं था, इतना टफ मैच, आखिरी गेंद तक मुकाबला गया है और आखिर में उन्होंने वो जो है वो जीत, आखिरी विकेट तक। वो तो बाद में पता चला ना कि मुकाबला टफ हो गया। शुरू में तो जो इम्कान लग रहे थे हमारे वो तो हम सबके सामने ही थे। हाँ बिल्कुल, तो देखने का दिल नहीं हुआ, लेकिन फिर हम बैठ भी देखा। ये होता है, ये हमारा मामला ये है कि हम देखते तो हैं भाई, जाहिर है हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट हम ही करेंगे, वरना और कौन करेगा सपोर्ट। कोई भारत ने तो हमारी टीम को सपोर्ट नहीं करना है ना भाई, हमने अपनी टीम को सपोर्ट भी करना है, उसमें रिफॉर्म्स की बात भी करनी है, हर चीज़ करनी है। अब एक मामला चल रहा है जी, कौमी क्रिकेटर्स को कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। अब आप सोचें कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, तो ये टीम क्या खेलेगी? उनका तो वो मामला ही अजीब मेंटल वो चल रहा होगा। खैर मिल भी जाएगी, अब ऐसा नहीं है कि भूखे नहीं, मसला ये बड़ा पड़ा हुआ था ना। हाँ। अब पहुंचे हैं पीसीबी के हुकाम इंडिया के सर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ये साइन कर दें। अब जा रहे हैं वो वहां पर, तो ये कौन सा तरीका कार है भाई? पहले से चीजों को सेटल करना चाहिए, पहले से चीज़ों को ऐसे लेकर चलो कि ये मसला हो ही ना। खैर सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि पीसीबी की जानिब से 4 महीने से तनख्वाह अदा नहीं की गई है टीम को। अच्छा, उस पर साबिक भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने भी हैरत का इजहार किया। फिर उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत ही नहीं किया था। ये पता चला कि जी उन्होंने अभी तक साइन ही नहीं किए इसके ऊपर, और खिलाड़ियों की जानिब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर जब ज़ाहिर दस्तखत नहीं में होंगे तो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के बगैर वो खेल रहे थे तो पैसे किस तरह मिलेंगे? अच्छा, अब टीम के कुछ खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाई गई जो फहरिस्त है उस पर भी खुश नहीं है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों को आप जिस कैटेगरीज में रखते हैं उन कैटेगरीज से खुश नहीं है। बहरहाल अब कौमी क्रिकेटर्स को भारत में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां फराहम कर दी गई हैं और कौमी स्क्वाड के अलावा और जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ी हैं उन सबको अब कॉपियां भिजवाई गई हैं। पीसीबी का कहना यह है कि खिलाड़ी दस्तखत करके पीसीबी को आगाह कर देंगे और उसके बाद अदायगियों का सिलसिला फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। और दस्तखत ना होने की वजह से खिलाड़ियों को अदायगियाँ नहीं हुई थी, ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम उनकी तनख्वाहें रोक के बैठे हुए थे। एक तो ये चीज़ है। अच्छा, 1 जुलाई 2023 से जून 2026 तक जो 30 जून 2026 तक के कॉन्ट्रैक्ट की ऑफ़र हुई थी और 30 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश की गई थी। और अब देखें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन होता है तो फिर उसके बाद क्या होगा। बहरहाल वर्ल्ड कप में हमारा चांस तो खैर ख़त्म ही हो गया है, कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। भारत ने हिस्ट्री क्रिएट की और वो पहली टीम बन चुका है जो कि सेमीफाइनल में पहुंच गया है। 6 मैच खेले और 6 के 6 जीते हैं। और क्या क्या कमाल जीते हैं मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ये वरना आप फिर और मजीद टेंशन में आ जाएंगे। नजर आ रहा है, वो तो उनकी कारकर्दगी नजर आ रही है। बड़ी बड़ी टीमों को कल इतनी बुरी बैटिंग करने के बावजूद वो जीत गए। उनके बॉलर्स देखें क्या कमाल कर रहे हैं। मतलब हर डिपार्टमेंट उनका चल रहा है। हाँ, हर चीज चल रही है, कोई चल रहा है। और कहीं कोई एक आधे में अगर कमजोरी होती है तो दूसरे आके उसको कवर करते हैं। तो हमने सोचा कि आज हमें खुशी मिली ही मिली, भारत हारा ही हारा,
थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं, इंग्लैंड को तो उसने जो किया उसके साथ वो तो ऐसा किया कि बिल्कुल देखने से ताल्लुक रखता। बहरहाल फिर इंग्लैंड के हारने पे खुश हो गए हमने, हमें तो खुशी तो चाहिए ना, इंसान को खुशी जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप खुश मैं आपको एक और खबर देती हूँ, उस पर आप खुश हो जाएं थोड़ा सा। भारतीय अदाकार है आयुष्मान खुराना और अच्छे फिल्मों में काम करते हैं, बड़े मशहूर अदाकार हैं खुराना साहब। और इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने, और इवन पाकिस्तान की ऐसी हार थी कि उसको भी निकलना पड़ा, इरफान पठान को भी निकल के पाकिस्तान के हक में बयानात देने पड़ गए। हरभजन बिल्कुल। उन्होंने बेसिकली बात ये की है, और खुराना साहब ने बात ये की है कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का जो मैच था नाजरीन, उसमें अंपायर ने गलत फैसले पर जो है वो आउट नहीं दिया ना, तो उससे बड़ा नुकसान हो गया। अगर वो आउट दे देते, जो कि बाद में पता चल गया कि भाई वो फैसला गलत था, तो उससे पाकिस्तान को फायदा हो जाता। ऑन फील्ड अंपायर हारिस की उस गेंद पर अगर आउट दे देते, जो पाकिस्तान जो है वो बड़ा, उन्होंने अपील की और वो रिव्यू में भी गए, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं उसका, तो वो मैच जीत जाता पाकिस्तान। और जनूबी अफ्रीका की जानिब से रिव्यू लेने पर भी आउट ही करार दिया था उसको, ये भी आपको याद होगा। हालांकि बड़े लोगों ने, घरों में भी इख्तिलाफ पाए गए, कुछ लोगों ने, कुछ घर के लोग साइड पे हो गए, उन्होंने कहा नहीं आउट है दूसरों ने कहा नहीं आउट, तो घरों में भी बड़ी लड़ाइयां फटे पड़ गए थे। लेकिन ये है कि आयुष्मान ने कहा कि आउट है या नहीं है, मुझे तो लग रहा था कि आउट है, लेकिन फिर जब वो रिव्यू में देखा तो फिर भाई मैंने कहा भाई जिसका काम उसी को साझे, उसको पता होगा भाई जो दे रहा है उसका। लेकिन ये है कि बाद में बड़े लोगों ने क्या कहा कि जी ये गड़बड़ है और इसको सही गड़बड़ है, ये मुतनाज़ था और मुतनाज़ा फैसला था, इस पर आउट जो है वो दे देना चाहिए था, और वो आउट ही था। आयुष्मान का मुताबिक ये आउट था। शम्सी साहब जो है वो आउट, शम्सी साहब आउट थे बिल्कुल। भाई देखें, इस तरह तो होता है, ये क्रिकेट है, हाँ इस तरह होता है, इसमें गलतियां भी होंगी, आपका डीआरएस सिस्टम भी गड़बड़ करेगा, आपका आरटीएस तो इलेक्शन में होता है, सॉरी डीआरएस नहीं, ठीक है मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ, आरटीएस नहीं डीआरएस, इसमें डीआरएस होता है, मैं आरटीएस की तरफ निकल गया था, वो भी आएगा थोड़े दिन में, आ जाएगा आरटीएस में आ जाएगा। बहरहाल तो डीआरएस सिस्टम जो है वो गड़बड़ कर देगा, ठीक है, अंपायर का भी गलत फैसला दे देगा, लेकिन आप उस नहज पे पहुंचे ही क्यों हैं? हाँ ये है, मतलब किसी और पे रिलाय ना करें, डिपेंड ना करें किसी और पे, अपनी कारकर्दगी ऐसी रखें कि कोई एक आधा आउट गलत हो जाए, सीधा हो जाए, ठीक हो जाए। इससे पहले एक आउट था साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी का, जो कि अंपायर ने दे दिया, उसमें दो चीजें जो थी वो अंपायर कॉल पर थी, तो वो आउट दे दिया उसने, बिल्कुल ना देता फिर क्या कर लेते आप। लेकिन बस तो भाई ऐसा है, जब आप ऊंट पर बैठे हो और किस्मत खराब चल रही हो, परफॉर्मेंस खराब चल रही हो, तो कुत्ता आपको उस वक्त भी काट लेता है। लेकिन जो आपने परफॉर्मेंस दिखाई आखिरी कुछ गेंदों में, खास तौर पे हमारे बॉलर्स ने जो एफर्ट वो डाल रहे थे ना, मतलब जान लगा रहे थे। हारिस रऊफ का कैच बड़ा अच्छा था, हारिस रऊफ का वो जो सिंगल हैंडेड कैच था, कमाल ही कर दिया। हारिस भाई देखो इतना पिट गए हो ना तुम टूर्नामेंट में, इतना पिट गए हो कि अब वो कैच, ठीक है बहुत अच्छी एफर्ट थी, बहुत जबरदस्त कैच था, लेकिन उसका फायदा ना हुआ, फायदा नहीं है। इसी तरह आफरीदी के एफर्ट करनी चाहिए, एफर्ट के नंबर पूरे हैं, बट टू लेट। इवन उसामा मीर के जो बॉलिंग थी, मतलब आखिर में उन्होंने जान लगाई, जान कहते हैं, और मेरी आवाज नहीं निकल रही फॉर सम रीजन, पानी पे अब वो डाले, पंप नहीं होता, पंप से गला साफ करें, पंप से गला साफ करें, आप वो नहीं, हाँ पंप से साफ करें। मुझे चाहिए छुट्टी नाजरीन, ये लोग मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, बीमार हूं मैं, हालत खराब है, मैं एक ही छुट्टी दूंगा और एक दफा ही छुट्टी दूंगा बिल्कुल। फिर तो आप जो है वो ये वाला सारा सिलसिला है, कुछ अजीब सा ये इस वक्त चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो चल रहा है। अच्छा तो ये है सिलसिला सारा। एक और चीज भी थी, नासिर हुसैन जो है इंग्लैंड के क्रिकेटर, उन्होंने कहा बेसिकली कि देखो ये अंपायर्स कॉल पर ही होता है मामला, क्योंकि जो मशीन प्रिडिक्ट करती है ना वो प्रोबेबिलिटी होती है, उसमें मार्जिन ऑफ एरर भी होता है, तो हो सकता है वो ना लगता, हो सकता है वो लगता विकेट पर, तो इसीलिए अंपायर की कॉल होती है कि वो अपनी जजमेंट से इस चीज़ को कर ले। तो वो कह रहे थे कि भाई जो अंपायर का फैसला है वो बिल्कुल ठीक है और ये आउट नहीं था। तो बहरहाल और भी लोगों ने ट्वीट किया है कि ये जो है मशीन ख़राब चल रही है, लेकिन बहरहाल वही हो गया जो हो गया। शोएब अख्तर ने ट्वीट किया कि मशीन जो है वो खराब है, भाई मशीन खराब है, क्या कर सकते हैं, लेकिन खैर बहरहाल जो होना था वो हो गया। कल मैच होगा बांग्लादेश से, बड़ा अहम मैच है, मैं सही बता रहा हूँ। इस वक्त देखें पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला चल रहा है, कौन नीचे होगा। हाँ तो इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है, हम उससे इतना अच्छा खेल रहे हैं, उसके मुकाबले में देखें बेचारा दुख हुआ वैसे, आपको तो इंग्लैंड पे ही दुख होगा, पाकिस्तानियों पे तो हुआ ही हुआ। वो तो मुझे आखिर में उस दिन जो बाबर तड़पा है ना, आई फेल्ट फॉर हिम भाई, आई फेल्ट फॉर हिम। बाबर मतलब बाबर इस कौम की वजह से ज्यादा तड़प रहा है, ये कौम जिस तरह तनकीद के स्तर पर कर रही है ना, भी ना करें, ये सिर्फ एक बाबर गोली मार दो उसको, ये कह रही है बाबर नहीं, बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग करनी, बाकियों ने भी करनी है, अपना अपना हिस्सा सबने डालना है, सिर्फ एक कप्तान ठीक है उसके फैसले। लेकिन उस दिन जो चलो निकाल दो आप उसको टीम से, आपके पास बचेगा क्या बैटिंग में? बिल्कुल ही खाली, एक दो खिलाड़ी बच जाएंगे। अरे जमीन पे वो बेचारा बैठा हुआ, एक चीज पता नहीं बॉल उसने रोकी और जमीन पे बिल्कुल वो यूं हो गया, यूं
वो पूरी कौम यूं हो गई, वो कौम के जज्बात की नुमाइंदगी थी। लेकिन जो बाबर तड़पा बाबर, आई एम विद यू, वही बाबर भाई, चलो आई एम विद यू, सही है। अच्छा लेकिन एंजेलिना जोली और बेला हदीद जी, ये दो खवातीन भी तड़प रही हैं। वुमेन आर विद गाजा। बिल्कुल। और ये हम आपको बता दें कि एंजेलिना जोली ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। एंजेलिना जोली का कहना यह था कि इजराइल में जो कुछ हुआ वो गजा की शहरी आबादी पर बमबारी का जवाब नहीं हो सकता, यानी कि जो भी हमास ने किया उसके मुकाबले में आपको ये जस्टिफिकेशन देना कि भाई हमास ने किया था तो हम कारपेट बॉम्बिंग करके उनके बच्चे भी उड़ा दें और माएँ बहनें बेटियां भी उड़ा दें, बुजुर्ग भी उड़ा दें, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये एंजेलिना जोली ने क्लियर कट दो टोक बात ये भी कहा कि चंद ट्रक गजा की इमदादी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते। और उन्होंने गजा में ईंधन और पानी की फराहमी रोकने को इज्तिमाई सजा करार दिया। और उन्होंने कहा कि गजा के लोगों के पास जाने के लिए ना कोई और जगह है, ना खुराक तक रसाई है, ना इनखला का कोई इम्कान है, ना ही सरहद पार करके पनाह लेने का बुनियादी हक मौजूद है। और गजा की जो कुल आबादी है वो है 20 लाख, आधे उसमें से बच्चे हैं, 2 दिहाइयों से वो मुहासरे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये एंजेलिना जोली के जज्बात थे। और फिर नामवर मॉडल जो है बेला हदीद ने गजा में इसराइली जाहिरियत को रोकने के लिए अमरीकी सदर बाइडन जो है उसको एक ओपन लेटर लिखा है। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये ख़त डाला और उसके ऊपर मुख्तलिफ शोबिस शख्सियात के नामों को भी शेयर किया गया है जो कि इस ख़त में उनके साथ हैं। और उन सब ने अपने ख़दशात का इजहार करते हुए ये कहा है कि गजा की तारीख़ में इसराइल की तरफ से सबसे शदीद ये बमबारी हो रही है और अमेरिका ने इसराइल को खुली छूट दी है जिससे मासूम लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं और हमें इंसानियत के नाम पर इस जंग को रोकना चाहिए। ख़त को ऑक्सफैम अमेरिका के इश्तराक से लिखा गया और उसमें मुख्तलिफ़ फ़नकारों, मौसीकारों, अदाकारों और काफ़ी मशहूर अफराद की हिमायत हासिल है। और उसमें दुआ लिपा है, एंड्रयू मैकलेमोर हैं, कैरोलाइन पॉलिचक हैं, बेन एफ्लेक हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो है वो इस पर अपने दस्तखत किए और मुतालबा किया है कि इसको जंग को रोका जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब आपको कुछ प्रोटेस्ट्स की विजुअल्स भी हम दिखाना चाहेंगे जो बड़े बड़े अवामी मुजाहरे हुए और ये उन ममालिक में हुए। जहन में रखिए कि ये उन ममालिक में हुए जिनकी ज़्यादातर की हुकूमतें इसराइल के साथ खड़ी हैं। उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी, उनकी स्टेट पॉलिसी ये है कि इसराइल जो कर रहा है ठीक कर रहा है, इसराइल को बैकिंग चाहिए, इसराइल की हम बैकिंग करेंगे। और दूसरी साइड पे जो लोग मर रहे हैं वो जायज़ मर रहे हैं। ये उनकी गवर्नमेंट की स्टेट पॉलिसीज़ हैं। उसके बावजूद लोग जो हैं वो ऐसे बड़ी पैमाने में, ऐसी तादाद में निकले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लंदन के मुजाहरे कुछ। और लंदन में पूरा लंदन ब्रिज, अच्छा कहते हैं लंदन ब्रिज पूरा भरा हुआ था। और अभी भी ये लोगों को ये नहीं पता चल रहा था कि एंड पॉइंट इसका क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट पता था कि वेस्टमिंस्टर एबी, यानी कि जो वेस्टमिंस्टर उनकी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है, वहां से ये स्टार्ट हो रहा है। कहां पर खत्म हो रहा है इसके बारे में कोई आइडिया किसी को नहीं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक चले जाते, वहां तो गए ही होंगे, वहां पे अच्छा। तो मतलब वहां पे उधर तो चले जाते, पैलेस वैलेस जो है वो अंदर घुसते, उसके थोड़ा कोई लेकिन रेड जोन भी तो होगा ना वहाँ का। ये सारा उनका रेड जोन, हमें तो रेड जोन में जाने ही नहीं दिया गया हमारे लोगों को तो पाकिस्तान में। हाँ, हमारे तो यहाँ पर क्रैकडाउन शुरू हो गया। कहते हैं भाई रेड जोन में जो है वो नहीं करो मुजाहरे, वहाँ पे ब्लड रेड हो गया सब कुछ, हम रेड जोन में। चलो बहरहाल क्या बोले। अच्छा, ये आपको लंदन की सूरत हाल हमने बताई। इसके बाद फिर जी आपको बताते हैं कि इंडिया भारत में कहाँ पर मुजाहरे हुए। केरला में मुजाहरे हुए, जो मुस्लिम लीग ने मुजाहरे किए। और बहुत बड़े लीग वहाँ पर है वहाँ की जो तो उधर जो है वो मुजाहरे, वहाँ पर भी बड़ी बहुत आवाम जमा थी। जी जी, केरला का दिखाएं जी, केरला का दिखाएं जी। तो आप कहाँ से, मैं बताता हूँ आप कहाँ से भाई। मेरा माइक बंद कर दो भाई, ये बताइए। इनका विजुअल भी बंद कर दो। बेसिकली नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप खांस लेना आराम से, ये कह रहा हूँ मैं। अच्छा, अब भारत की रियासत केरला में एक मुसलमानों की तरफ से ये इनेकाद हुआ इस मुजाहरे का फ़लस्तीनियों के हक़ में। और ज़बरदस्त एक रैली निकाली गई, उसमें इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया गया। और इसी इज्तिमा के दौरान धमाका भी हुआ, उसके नतीजे में एक शख्स हलाक हुआ, 45 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी होने की भी खबरें आ रही वहाँ से। और बीजेपी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि धमाके मुजाहरे में शामिल जो मकामी जमातों की जानिब से हमास की हिमायत करने की वजह से किया गया है। तो बेसिकली वो कुछ लोग जो है वो कांग्रेस के सर डालने की कोशिश कर रहे हैं धमाके का इल्ज़ाम। और बेसिकली वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने अज़ाइम को पूरा कर रही है और मासूम जानों के साथ खेल रही है। तो बहरहाल केरला में ये बहुत बड़ा इज्तिमा था, बहुत बड़ा इज्तिमा था। और फिर तुर्की, आखिर में तुर्की दिखा दें। तुर्की में तो सदर ने उसमें शिरकत की और तुर्क सदर ने पूछा सवाल एक बहुत अहम दुनिया से। उन्होंने कहा, क्या आप मुसलमानों को और सलीबियों को लड़वाना चाह रहे हैं? अब क्या आप एक और सलीबियों और
मुसलमानों की जंग कराना चाह रहे हैं, दिस इज व्हाट ही सेड। और इसके बाद इस इज्तिमा के बाद तुर्की के तो 100 साल मुकम्मल हुए हैं अब। जी जी, उनकी जो मॉडर्न तुर्की की जो रियासत बनी है 100th एनिवर्सरी थी, और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो इतना बड़ा एक अजीम शान मुजाहिरा था, ऐसा वैसा पूरी इतना बड़ा दुनिया कमाल कर दिया तुर्की ने, और उनके सदर ने भी ज़ाहिर है जबरदस्त विजन। हमारे सदर और वजीर आजम को भी चाहिए खुद लीड करें, हमारे सदर भी और हमारे वजीर आजम भी, दोनों चाहे पॉलिटिकली एक पेज पर हो ना हो ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन फ़लस्तीन के मामले पर तो एक पेज पर होना चाहिए और उन्हें लीड करना चाहिए, उसको कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट। और उसके बाद बहुत सारे ममालिक ने जो कि ज़ाहिर है इसराइल की बैकिंग कर रहे थे, वहाँ से तुर्क जो सफ़ीर हैं उनको मुल्क बदर करने का भी कह दिया गया कि भाई हमें सफारती ताल्लुकात ही नहीं चाहिए तुर्की से। उन्होंने इतना सख्त स्टांस ले लिया कि उनको मजबूरन इसराइल को खुश करने के लिए ये कार्रवाई करनी पड़ी। चलिए तो वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा आप लोग। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। एक शख्सियत से हमारी मुलाकात हुई और वो मुलाकात कुछ इस तरह हुई कि हमने इन्हें देखा कि ये अपने बच्चों के साथ थे, और बच्चों की जो सूरत हाल थी वो कुछ ऐसी थी कि ज़ाहिर है अगर किसी के भी बच्चों की सूरत हाल ऐसी होगी तो उस शख्स के लिए और उस घर के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। ये इम्तिहान हमने सोचा कि आपके सामने लेकर आएँ और इनसे बात करें कि ये जो इम्तिहान है इनका, ये क्या इम्तिहान है, इनके बच्चे जिस माजूरी से गुजर रहे हैं उसकी क्या वजह बताते हैं डॉक्टर। और अगर एक बच्चे के साथ ये मामला हो तब तो इंसान कहता है कि चलो ठीक है, किसी तरीके से इस तरीके से हौसला रख लेता है, इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक जज्बा रखता है। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चों के साथ ये मामला हो आपके घर के, तो फिर तशवीश भी ज़्यादा होती है, स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, और इंसान जो है वो वाकई वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हिम्मत ज़ाहिर है हारनी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला के हर काम में एक बेहतरी तो है, वो ही जानता है कि क्या मामला है। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद सादिक मंसूर साहब, और सादिक मंसूर साहब के 4 बच्चे हैं, और ये चारों बच्चे जो हैं उनमें कोई ना कोई एक ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है, और हम सादिक साहब से ही बात करके उन मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। आपकी कॉल्स भी हम लेंगे इस सेगमेंट में, अगर आप इस हवाले से कोई बात करना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम सादिक साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया जी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो थोड़ा सा आप हमें अपने बच्चों का नाम बताएं, इनके इंट्रोडक्शन कराएं, थोड़ा उम्र सा कितनी है? कितनी उम्र है जी, ये किससे शुरू करें? सबसे बड़ा बच्चा है मोहम्मद आसिफ। ये जो है मोहम्मद आसिफ जी। जो मुस्कुरा रहे हैं अभी, जी जी, इन्होंने अपना नाम सुना और मुस्कुराए। जी जी, आपसे बात हो रही है? बिल्कुल सर, इसकी 17 साल उम्र है ना। 17 साल के? अच्छा। इससे छोटे अब्दुल वारिस, वो 13 साल का हो गया। अच्छा, वो नहीं आया अभी? वो बाहर है। अच्छा, तो छोटा बच्चा ये अब्दुल हादी है। अच्छा, तो ये भी 6 साल का है, ये भी जिस्मानी माजूर है। अच्छा। तो ये बच्ची है, ये गूंगी बेरी, एक बच्ची मेरी फौत हो गई है 11 रमज़ान को पानी वाली टैंकी में। गूंगी बेरी भी थी, जिस्मानी माजूर भी थी, तो बेसमेंट में पानी वाली टैंकी में गिर के फौत हो गई। तो मैंने 2 बच्चों का इलाज करवाया था, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स क्या है ये भी ज़रा हमें बताएं। सर, ये इनकी टांगों में बल पड़ते, पहले हमें इनका बताएं। अब्दुल वारिस की टांगों में बल पड़ते थे, तो पाँव इसके लटके हुए थे। पाँव भी इसके ऑपरेशन के ज़रिए सीधे करवाए, मतलब टांगों का बल भी निकाला है, लेकिन अभी भी ये मतलब अपने सहारे पे मतलब नहीं खड़ा नहीं। तो क्या कहते हैं डॉक्टर, इसकी कमजोरी है? डॉक्टर ये कहते हैं कि ये जो है तो ये हमने इनके इजाज़ ठीक कर दिए, तो बाकी ये पैदाशी माजूर हैं, इनका कोई इलाज नहीं हो सकता। हाँ जी। अच्छा। उसके बड़ा जो 13 साल का अब्दुल वारिस है, तो अब्दुल वारिस का भी यही मसला है। उसने माशाल्लाह ऑपरेशन के बाद कद भी उठाया ठीक ठाक मतलब है, लेकिन यह है कि वो अपनी कमर पे सहारा नहीं कर सकता, वो खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा जी। और अलीशा बीबी जो है तो ये गूंगी बेरी है। अच्छा जी जी, ये सुन भी नहीं सकती तो बोल भी नहीं सकती। वैसे सही है, समझती ठीक, सब कुछ ठीक है, मतलब सिर्फ मतलब इशारों से फिर इनसे इशारों से बात करते हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं बेसिकली तकरीबन इनका तो ये भी ये बाकी बातें करता है, सारा कुछ ठीक है, सिर्फ मतलब चल फिर नहीं सकता, मतलब चल फिर नहीं सकता। अच्छा जी जी। हिल तो सक रहे हैं सही तरीके से, दांत भी खाए, टॉफियां भी बहुत, कैंडी बड़ा भी बच्चा बहुत जो है खाते तो वो हम ज्यादा प्रॉब्लम हमें बड़े बच्चे की है, उसको खाना भी मतलब वालदा खिलाती है, ठीक है, तो अभी खाने से भी थोड़ा रह गया मतलब है, तो
वाशरूम में हमने रबड़ की कुर्सी चेयर मतलब है काट के रखी हुई है, तो उसमें बिठाते हैं, ये अपनी हाजत कर लेते हैं। तो मैं बेसिकली हूँ ज़िला मंसरा का बालाकोट का रहने वाला हूँ, तो मुझे प्रदेश काटते हुए तकरीबन 9 साल हो गए मतलब है। अच्छा जी, बस इन बच्चों की खातिर मतलब मैं इस्लामाबाद में मतलब दर पदर की ठोकरें खा क्या रहा हूँ। काम करते हैं आप? सर मैं ये शटर का काम करता हूँ, मैंने मजदूरी दिहाड़ी पे जो मतलब है। शटर जो दुकानों के नहीं ये शटर। ऐसे मकानों की छत वगैरह। अच्छा, मकानों की हाँ जी, छतों का। ये अच्छा। करते हैं। और मंसरा में भी यही काम कर रहे थे आप? जी, मंसरा में मैं इधर ही इस्लामाबाद ही में करता था मतलब बस इधर ही कैसे करूँ। 9 साल हो गए मैं बच्चों को साथ लेकर, तो बस इधर इनका इलाज माल जब करवा रहा हूँ तो बस साथ इनके। तो अभी इनमें से किसका इलाज चल रहा है, मतलब कौन सी ऐसी किसकी कंडीशन ऐसी है जिस पे डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी इलाज इनको चाहिए? डॉक्टर तो कहते हैं कि भाई इनका मतलब बस जो वो ऑपरेशन था मतलब वो हो गया, ठीक है। ठीक है। बाकी मतलब इनका कोई ऐसा कोई खास सिस्टम हल नहीं है कि भाई ये अब्दुल हादी का भी हुआ है ऑपरेशन या नहीं? अब्दुल हादी का तकरीबन 2.25 साल हो गए। अब्दुल वारिस को 2.5 साल हो गए उसका ऑपरेशन करवाया। अच्छा। लेकिन ना उसका ऑपरेशन से मतलब वो कहते हैं फिजियोथेरापी कराओ, फिजियोथेरापी से मतलब फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन फिजियोथेरापी भी हम कर करके थक के मतलब है, फिजियोथेरापी से भी इनका फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, तो ये जो मामलात हैं इसकी वजह क्या बताते हैं कि ये डॉक्टर कहते हैं कि ये कज़न मैरिज में मतलब है इस तरह की बीमारियां होती है मतलब है। तो आपकी बेगम आपसे कैसे रिलेटेड, कैसे? मेरे मामू की बेटी है। अच्छा जी। और आपके मामू? जी, मेरी एक साली है, तो उस साली का बच्चा भी मतलब एक माजूर है, वो अब्दुल वारिस का हमजोला बच्चा है। अच्छा। तो बाकी बच्चे ठीक है। उनकी शादी भी अपने कजन्स में हुई हुई है साली की? वो यानी कि चचाजाद भाई के साथ। अच्छा। तो वैसे आपकी फैमिली में ये ज्यादा रिवाज है कि बाकी मेरी मतलब मेरे अपने ख़ानदान में तो नहीं इस तरह के, तो मेरे मतलब बीवी के मतलब ख़ानदान में ही इस तरह के मतलब यानी कि ज्यादा होती हैं। हाँ जी, यानी कि ज़हनी कमज़ोर भी हैं मतलब है। अच्छा। गूंगे बेरे भी हैं मतलब है। तो मेरे ख़ानदान में मतलब इस तरह का कोई भी नहीं है। अच्छा जी जी। तो जब आपकी शादी हो रही थी तो उस वक्त तो जाहिर है ये बात तो पता होगी कि ये मसला चल रहा है, तो उस वक्त कोई मशवरा नहीं दिया था किसी ने कि ये कज़न मैरिज है तो इसमें ये? नहीं सर, उस वक्त इतना ज़हन में बस नहीं आया मतलब है, क्योंकि हमारे लोगों का मतलब रवाज होता है कि ख़ानदान से बाहर मतलब नहीं जाते रिश्तेदारी में मतलब है। तो बस वो रिवाज था और फिर वो शादी हो गई। अच्छा, फिर ये बात पता कब चली आपको कि ये मसला हुआ है, इस मसले की वजह से? ये हमने फिर डॉक्टरों के पास जब आए तो फिर डॉक्टरों ने बताया कि ये मसला ये इस वजह से मतलब जी से। अच्छा, हमारे साथ अली साहब हैं, कराची से कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं आप लोगों का शो देख रहा था, तो मेरा सवाल इन हिसाब से था कि ये जो बच्चे हैं इनको ये जो पैदाइशी प्रॉब्लम है ये बड़े होने के बाद हुई है, ये जो पैदा हुए हैं तो ऐसे मतलब इसी बीमारी के साथ पैदा हुए? ठीक है। ये 2 साल के बाद मतलब इन बच्चों का पता चला, मतलब जब बच्चे चलने के काबिल होते हैं तो उस वक्त हमने देखा मतलब ये चल फिर नहीं सकते थे। तो 7 साल तक मतलब मोहम्मद आसिफ जो है तो ये 7 साल तक मतलब ठीक मतलब वॉकर के ज़रिए इधर उधर जाता था, इधर आगे पीछे मतलब। फिर सन 2011 में मैंने इसका ऑपरेशन करवाया था। तो इधर ऑपरेशन किस चीज़ का था? ऑपरेशन इसका इसी तरह मतलब इस जगह का ऑपरेशन करवाया था ना, वो टांगों का बाल उन्होंने कहा था इस निकल जाएगा। तो उस ऑपरेशन के बाद ये ज़्यादा मफलूज हो गया मतलब, यानी कि इसके हाथ भी पीछे मुड़ गए, तो बातों से भी रह गया, खाने पीने से भी मतलब। पहले बातें करता था? पहले बातें ठीक करता था मतलब। पहले हम मेरा वालिद साहब को अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, वो एक्सरसाइज के लिए मतलब लेकर जाते थे, तो फिर वापस मतलब तकरीबन 3-4 किलोमीटर रास्ता था, उधर लेकर पैदल जाते थे ना उठा के। तो फिर घर में हमने मतलब इनके लिए वो सारे के लिए चीज़ें बनाई हुई थी, उस पर मतलब ये वर्जिश करता था सर। सन 2011 में ऑपरेशन करवाया था, ऑपरेशन के बाद ये ज़्यादा मफलूज हो गया। अच्छा। लेकिन अब्दुल वारिस और अब्दुल आजीज जो अल्हम्दुलिल्लाह ये मफलूज नहीं हुए। जो बच्ची फौत हुई है तो वो भी उसका भी ऑपरेशन करवाया था। वो किस एज में थी? तो वो 8.5 साल की है। अच्छा, और उसका क्या इशू था? वो गूंगी बेरी भी थी, तो जिस्मानी माजूर भी थी। अच्छा। जो बच्चों को बीमारी थी वही बीमारी उसको भी थी। तो ये आपने एक ही अस्पताल या एक ही डॉक्टर के साथ ये सारे बच्चों का इलाज करवाने की कोशिश की या मुख्तलिफ जगहों पे आपने चेक करवाया? नहीं, हमने इसी GA2 में या नेहरू में अस्पताल है माजूरों की, उस अस्पताल में करवाया था। मैंने अब्दुल वारिस को स्कूल में दाखिल करवाया था, तो उधर वो डॉक्टर होते थे फिजियोथेरापी वाले, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि ये अब्दुल वारिस जो है अगर ऑपरेशन हो जाए तो ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा ना। फिर सन 2019 में उन्होंने लिख कर दिया, तो सन 2020 के 10वें महीने में अब्दुल वारिस का ऑपरेशन हुआ था।
तो फिर 12वें महीने में दूसरा ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन उसके हुए, तो 2 अब्दुलादी के हुए, तो 2 उसी बच्ची के भी हुए। और इनकी तालीम का सिलसिला क्या है ये मैं आपसे पूछूंगा। मुबारक अली साहब है लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुबारक साहब, क्या हाल है, फरमाइए। हाँ जी, अल्लाह का करम है। बीबी बात ये है, ये कजन मैरिज जो है आखिर। हेलो जी जी जी, फरमाइए। सुन रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। बात करने का ये मतलब है कि जब पहले पुराने लोग होते थे, सब घरों में इकट्ठे होते थे, तो तब तो जी कोई बाहर शादी नहीं करता था। जी कोई चाचे की तरफ काट लेता था, कोई फूफी की तरफ काट लेता था, कोई मामू की तरफ, ऐसे इकट्ठे होते थे। ये डॉक्टरों ने क्या ये इशू फैला दिया है कि ये कजन मैरिज में ही ऐसा हालात है, ये हमको बताएं, ये मेहरबानी करें। बिल्कुल, ये बड़ा आपने सही निशानदेही की है। देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, पहले भी आखिर आप समझदार आदमी है, पढ़े लिखे हैं, हम तो अनपढ़ आदमी है। कि पहले होता था कि चाचे की तरफ बेटी की शादी कर दी, हाँ मामू की तरफ शादी कर दी, तो अल्लाह की रहमत से सब ठीक होता था। बिल्कुल। ये अब ये इशू क्या चल पड़ा है, ये हमको जरा बताएं। अच्छा, ये बात तो आपकी सही है, क्योंकि बिल्कुल, और होता डॉक्टर्स भी है, जो है हम वो भी इसके करते हैं ऊपर लोग। बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जी कज़न मैरिज जो है वो नहीं होनी चाहिए। दीनी तौर पर इसके हवाले से कोई ममानियत कोई ममानियत नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखी कि कोई चीज़ ऐसी हो कि अच्छा, मना मेरे किया अपने गया हो। पेरेंट्स जो हैं वो दोनों कजन्स हैं, तो अब इसमें जो चीज़ कही जाती है ज़्यादा डॉक्टर्स की तरफ से, वो ये नहीं है कि एक ना करें। मरतबा ही कज़न मैरिज कर लें या दूसरी जनरेशन में कज़न मैरिज हो गई। ये अगर नस्ल दर नस्ल ये मामला चल रहा हो और अगर कोई ऐसे जेनेटिक इश्यूज हो, किसी तो वो family जेनेटिक के, इश्यूज जब ट्रिगर होते हैं तो फिर ये मामला शुरू होता है, और फिर जब वो शुरू हो जाता है तो फिर जाहिर है वो फिर सिलसिला हम सबके सामने आता है, फिर उसकी रिकरेंस भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो ये इस तरीके से है, ये नहीं है कि आप और ऐसी सिचुएशन में फिर हमने ये भी ध्यान में रखना है कि अगर किसी एक फैमिली में बहुत ज्यादा कोई इशू सामने आ रहा है, बीनाई का आ रहा है, ये भी हमने बड़ा देखा है, बीनाई का आता है, सुनने का आता है, या कोई और ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो किसी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही हैं कज़न मैरिज की वजह से। वो कहते हैं ना, ददेहाल में शुगर का मर्ज ज़्यादा है या ननिहाल में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा हम इग्नोर करेंगे और वैसे ही कज़न मैरिजेस करते रहेंगे, फैमिली में बहुत ज़्यादा शादियाँ होंगी, तो ये इश्यूज आगे जा जाके और जेनेटिक इश्यूज है आगे जाते हैं। ज़हीर साहब हैं, एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ज़हीर साहब फरमाइए। अच्छा सर, ज़हीर बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी ये जो इनके बच्चों का मसला, मेरे बड़े भाई हैं, उनकी भी ना शादी हुई है मेरी खाला के घर में, कजन के साथ में। अच्छा, उनकी उनकी एक बेटी है, वो भी तकरीबन 6 माह तक तो ठीक थी। 6 माह के बाद में उसको ये मसला हो गया कि वो ना चल सकती है, ना बोल सकती है, वो बातें करती है। तो वो डॉक्टर साहब ये कहते हैं ये कजन मैरिज है, जो ज्यादा चांसेस होते हैं वो कजन मैरिज में ये मामला चलता है। अच्छा, बहुत मरतबा मुझे लगता है डॉक्टर्स अपनी तरफ से जब उनको ना समझ में आए तो वो भी ये कर सकते हैं कि भाई ये कजन मैरिज की तरफ से हुआ है। ज़ाहिर है इसके ऊपर जब तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो डॉक्टर भी बता सकते हैं, लेकिन ये है कि हमने तो उसको कंसल्ट करवाया, लाहौर में भी 2-3 डॉक्टर जी, जी। अच्छा। में भी मैंने देखा, मुख्तलिफ जगहों पे ले गए। बात करते हैं कि वो ये कहते हैं कि कजन मैरिज, इसके जो मेन रीजन है वो कजन मैरिज। तो आप लोगों की शादी में कौन से साइड पे, मतलब आपके भाई की साइड पे फैमिली में मैरिजेस ज्यादा होती हैं या उनकी बेगम के साइड पे खानदान में शादियां ज्यादा हैं? नहीं, ओवरऑल हमारी फैमिली में काफी ज्यादा शादी है, लेकिन ये दूसरा केस है हमारी फैमिली में ना। अच्छा। कजन मैरिज में। हाँ, तो अब दूसरे कजन है उनके भी बेटे को मजे, वो भी काफी हद तक बेहतर है, लेकिन ये भी भतीजी है, ये भी इसके साथ है, लेकिन ये ना बोल सकती है, ना बैठ सकती है, इवन के वॉशरूम भी नहीं हम वो कर सकती ना। जी जी। देखें, अब वही बात है कि ये दूसरा केस है, हाँ, उसका मतलब है वो चीज बढ़ रही है, तो अब आगे के लिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब इन बच्चों की जो एक्टिविटी है वो दिन की क्या होती है, मतलब इनका क्या शेड्यूल होता है, इनकी तालीम का कोई सिलसिला होता है? सर, अब्दुल वारिस को मैंने स्कूल में दाखिल करवाया था, लेकिन वो अभी जाना अपनी संभाल नहीं सकता, मतलब है ठीक है, गिर जाता है, वॉशरूम जाता है, फिर गिर जाता है, रास्ते में गिर जाता है, मतलब तो वो उसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। पकड़ के चलाना है उसको, पकड़ के चलाना, वाकर के जरिए चलता अच्छा, है। वॉकर के तो अभी वाकर के ऊपर भी मतलब सहारा नहीं गया, कभी वाकर तोड़ देता है, कभी गाँव। और आपकी बेटी का? ये H9 गुंगेबेर में स्कूल में पढ़ती है। अच्छा, क्योंकि उनका तो स्कूल्स होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर तालीम दी जाती है। ये उधर पढ़ती है। ठीक है।
ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सादिक मंजूर साहब। आप की ये जो कहानी है ये हम लेकर तो आए हैं हमारे नाजरीन के सामने, और हम चाहेंगे ये कि जब भी जो भी शादियों का सिलसिला हो, हेपेटाइटिस का टेस्ट हम कहते हैं कि ये करवाना चाहिए, या जो अगर आपके ख़ानदान में कोई इस तरह के इश्यूज़ चल रहे हैं उन थैलेसीमिया का देखना चाहिए, थैलेसीमिया का करवाना चाहिए, तमाम चीज़ें जो है वो देखें और फिर उसके बाद जो है वो अपनी ज़िंदगी के अहम जो फैसले बिल्कुल। और कभी कभी डिफाइंस भी कर लेनी चाहिए। अगर वो जो बड़ों का एक होता है ना, नहीं ख़ानदान में फूफी की बेटी, जब पता चल रहा है कि फूफी की बेटियों में या बाकी बेटियों के उनके बच्चों में कोई मसाइल आ रहे हैं, तो फिर फूफी की बेटी से बात ज़रा दाएं या बाएं भी कर सकते हैं आप, क्योंकि फूफी की बेटी की अगर शादी हो जाएगी तो उसके साथ भी फिर फैमिली में होगी, तो वो मसाइल ज़ाहिर है फिर आप भी फेस कर रहे होंगे। तो कहीं कहीं फैमिली से डिफाइंस भी हो जानी चाहिए। ये जो एक बड़ा हमने एक हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया कि ख़ानदान में शादी बट हैं तो बट में करेंगे, जट हैं तो जट में करेंगे, तो थोड़ा सा साइंस को, दुनिया को ज़रा समझने की कोशिश करें। दीन इस्लाम में इस चीज़ की बिल्कुल ममानियत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने अकल भी फराहम की है इंसान को, उससे भी ज़रा सोचना चाहिए। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। स्पेन के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है कि वहाँ के जो पादरी हैं उन्होंने तकरीबन 2 लाख बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की है, और ये ज़्यादती जो है वो काफ़ी अरसे से, कई दिहाइयों से चल रही थी। ये रिपोर्ट सामने आई है, वहाँ पर एक तहलका मचा है। इस हवाले से हम बात करेंगे, जानेंगे हमारे नुमाइंदे स्पेन से शाहिद अहमद शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, अगर आप हमें बता सकें इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? जी हाँ, ये बड़ा हसास मौजू है जिस पे आपने मुझे बात करने के लिए कहा है। दुनिया भर में जिनसी ज़्यादती के वाक़यात रूनमा होते रहते हैं। यूरोप में भी अक्सर औक़ात टेलीविज़न या अखबारात की ज़ीनत ऐसे वाक़यात बनते हैं। 2 तरह के वाक़यात हैं, एक तो ये है कि जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हैं, और दूसरा उससे बढ़ के ये है कि वो बच्चे जो अभी 18 साल से कम हैं और उनके साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं। मगर शायद स्पेन की तारीख़ में ये पहला वाक़या है कि इस तरह की एक रिपोर्ट जो है वफाकी मोतसिब की ज़ेर निगरानी बना के वो पेश की गई है हुकूमत को, जिसके मुताबिक कहा गया है कि 1940 से लेके अब तक कैथोलिक पादरी जो हैं उनकी जानिब से 2 लाख से ज़ायद बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे थे, उनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। इस रिपोर्ट में कोई ख़ास अदाद शुमार तो पेश नहीं किए गए, मगर ये ज़रूर बताया गया है कि 8000 लोगों पे मुश्तमिल एक सर्वे हमने किया है, जिसमें 1.1 जो लोग हैं उनका ये बताना है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई, या हमें वरगलाया गया, या हमें ज़्यादती की कोशिश की गई। जिन लोगों ने की उनका ताल्लुक़ मजहबी इदारों से था, चर्च से वाबस्ता जो अमला था उसके साथ था, मगर 0.6% जो है उन्होंने मुकम्मल तफसील बता दी है और साफ साफ कह दिया है कि हमारे साथ ज़्यादती के वाक़यात हुए हैं, और ये उस वक्त हुए हैं जब हमारी उम्रें 18 साल से कम थीं, और ये जो चर्च के पादरी थे वो उनकी जानिब से की गई हैं। मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि स्पेन एक कैथोलिक मज़हब रखने वाला मुल्क था जो इंतहाई सेकुलर हो चुका है। जो स्ट्रक्चर है चर्च का वो बड़ा मजबूत है, और उसके मुतल्लिक इससे पहले भी यहाँ पे जैसे करप्शन के कई वाक़यात होते हैं, माली करप्शन के, उसके मुतल्लिक यहाँ पे बात होती रही है। मगर ये पहला मौका है कि इस तरह की एक रिपोर्ट जो है वो बना के उस पर वो काम शुरू हुआ है, जो यकीनन हिला के रख देने वाली है इस पूरे स्ट्रक्चर को। हम आम तौर पर जिक्र करते रहते हैं पाकिस्तान के जो मदारिस हैं वहाँ पे जिनसी ज़्यादती के वाक़यात कम सिन बच्चों के साथ रूनमा होते हैं, और हम यकीनन टेलीविज़न पे जब सुनते हैं तो एक बड़ा जो दिल है वो उस पर वो परेशान होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मगर पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात होते हैं, और अगर ये अदाद शुमार जिस वक्त बयान किए गए हैं अगर इनका जिक्र करें सिर्फ स्पेन के हवाले से तो ये यकीनन बड़े ख़तरनाक हैं। मगर अब ये कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ इस तरह के वाक़यात पेश आए, वो इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल। अच्छा, कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने खुदकशी कर ली होगी।
और कुछ ऐसे भी होंगे जो मुस्तकिल तौर पे ज़हनी मरीज़ बन गए होंगे और वो आज भी कसम पुरसी की जो ज़िंदगी है वो गुजार रहे होंगे। इस तरह के सर्वे में एक ऐसी खातून से जब गुफ्तगू की गई तो उसका ये बताना था कि एक बार नहीं बार बार मेरे साथ जो चर्च के जो पादरी थे, जहाँ मैं तालीम हासिल करने के लिए जाती थी, उन्होंने ज़्यादती की और उसके बाद मैं कभी भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो मैं नहीं गुजार सकी। अब भी मैं मेडिसिन का इस्तेमाल करती हूँ और जिनके साथ मैं चल रही हूँ। ठीक है, तो यकीनन ये एक बड़े खौफनाक अदाद-ओ-शुमार हैं। रिपोर्ट के आने के बाद कोई एक्शन लिया जा रहा है कि ये केसेस मजीद ना हो, या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि इन केसेस के बारे में अगर कहीं खुदा न खास्ता रूनुमा हो तो पता चल जाए फ़ौरन, और क्या एक्शन क्या लिया गया है इसके हवाले से? जी हाँ, आपके सवाल की तरह ही गुज़श्ता रोज़ एक सवाल किया गया। वज़ीर आज़म जो हैं स्पेन के पेड्रो सांचेस, वो ब्रसल के दौरे पे थे, तो वहाँ पे कुछ सहाफ़ियों ने उनसे ये पूछा, इसी रिपोर्ट से मुताल्लिक़ पूछा कि आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने ये कहा कि ये एक संगे मील है हमारी तारीख़ में। बहुत सारे लोग इससे आशना हैं, वो जानते थे कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं, ख़ास तौर पे चर्च और जो पादरी हैं कैथोलिक, उनका ताल्लुक़ है इससे, मगर कभी किसी ने इस पे बात नहीं की। ये तारीख़ में पहला मौका है हमारी जमहूरी तारीख़ में कि इस तरह से किसी ने इन पे बात की है। अलबत्ता कमीशन की रिपोर्ट में ये ज़रूर कहा गया है कि कुछ मुआवजा जो है उन लोगों को अदा होना चाहिए जो उस मुश्किल दौर से गुज़रे या अब भी जो जिन्हें मुश्किलात का सामना है नफसियाती तौर पे, जो अभी तक उस वो जो कैफियत थी, वो जो ख़ास तौर पे बचपन में अगर इस ड्रामा है बिल्कुल कोई सानहा या कोई हादसा रूनुमा हो जाए तो जो कैफियत होती है, तो कैसे उनको उनकी बहाली के लिए कम अज़ कम और अगर कुछ नहीं किया जा सकता तो इस हवाले से कोई मौजूदा कवानीन है? जहाँ तक स्पेन के कानून का ताल्लुक है कि सज़ा क्या है, तो अगर जिनसी ज़्यादती साबित हो जाए जी, तो उसके बाद 6 साल से लेके 12 साल की जो सज़ा है वो दी जाती है। इस सूरत में जब ये साबित हो जाए कि आपने जिनसी ज़्यादती की है या किसी के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। मगर अब ये जो मामला है इसमें सूरत हाल बिल्कुल वाज़े नहीं है, क्योंकि एक तो केसेस इतने पुराने हैं, कई ऐसे वाक़यात होंगे जिनमें जो वो पादरी होंगे वो इस दुनिया से जा चुके होंगे, और कई ऐसे वाक़यात होंगे कि जो जिसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई वो अब इस दुनिया में नहीं रहे होंगे। तो इस सूरत में किस तरह का सज़ा का तयन किया जाए, यकीनन इस पे अभी बात होगी। हाँ, इस पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो इस पे बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शाहिद अहमद शाह साहब हमारे साथ स्पेन से मौजूद थे, और एक बहुत ही तहलका खेज़ ये रिपोर्ट है, दिल दहला देने वाली ये रिपोर्ट है कि 2 लाख से ज़ायद बच्चों के साथ स्पेन में जो पादरी हैं उनकी तरफ से जिनसी ज़्यादती हुई, और ये सर्वे अब सामने आया है। नाज़रीन, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुछ सियासी सूरत हाल की तरफ चलते हैं, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जलसा उन्होंने कर दिया पहला, और बड़ा शानदार जानदार जलसा था। उसके हवाले से बहुत सारी खबरें भी सामने आ रही हैं, चमगोइयां भी सामने आ रही हैं, हाँ वीडियोस भी आ रही हैं कि भाई लोग बुलाए गए थे और लोग आए नहीं थे, लेकिन बहरहाल जलसा था, किसी और के लगा रहे थे, आए किसी और के लिए थे, लोग सारे वहाँ पर मौजूद थे। अब आटा चीनी वगैरह बांटी जा रही है, ये भी कहने को कह रहे हैं लोग, कुछ साफी सोशल ये सब बातें होती हैं, सब ऐसे ही होता है। असल चीज़ ये है कि जलसा हो गया, अब इस जलसे के बाद क्या होगा। हमारे साथ फिरदौस आशिक़वान साहिबा मौजूद हैं, जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला। और डॉक्टर साहब ये बताएं, पहला जलसा कैसा लगा आपको? कुछ वीडियोस तो वो भी थी जो कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर आप लोगों के जलसे में आए हुए थे और नारे अपने लीडर के लगा रहे थे। ओवरऑल पहला जलसा आपको कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चूँकि ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला पावर शो था, और दिन की रोशनी में हमने अपने मुखालफिन को जो तारे दिखाए हैं, क्योंकि यहाँ रात के अंधेरे में लाइटें लगा के टार्च ऑन करने के लिए जब बार बार एक ट्रेंड बन गया मुख्तलिफ सियासी जमातों का जलसों में, तो वो टार्च ऑन करने वाला ट्रेंड जो है उसने स्वाय अवाम को टार्चर करने के कुछ नहीं किया।
तो हमारा ये फैसला था कि हमने दिन की रोशनी में ये जलसा करना है और सबको दिखाना है कि IPP के साथ जो प्यार करने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर के साथ आगे हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले लोग हैं, वो कौन है। अब होता क्या है कि मैं उस जमात के अंदर रही हूँ, PTI का जो सोशल मीडिया सेल है उसका काम ही नेगेटिविटी बेचना, सही, और दूसरों के जलसों में प्लांट करके ऐसे यूथ एक्टिविस्ट भेजना जो सोशल मीडिया की स्क्रीन के अंदर उन जलसों के हवाले से नेगेटिव नैरेटिव लेके आए और उन लोगों को बाकायदा प्लान करके प्लांट किया जाता रहा। माजी में भी ये होता रहा और उसी का तसलसल आपको वहाँ भी नज़र आया। लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये छोटी चीज़ें हैं और ये गिरी हुई हरकतें हैं जो जेब नहीं देती हैं। सियासी जमातें सियासी प्लेटफार्म पे एक दूसरे का मुकाबला करती हैं और इस किस्म के जो बचगाना हरकतें हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ पगड़ी उछालने वाला सोच और नज़रिया है, उसको अब दफन हो जाना चाहिए। अच्छा, अब ये अलीम खान साहब का जो खिताब था, उन्होंने कहा कि हुकूमत में आने के बाद मजदूर की कम से कम उजरत हम 50,000 कर देंगे, 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो मुल्क के पास इस वक्त पैसे हैं नहीं, तो ये सारी चीज़ें होंगी कैसे? देखिए, जो हर तरफ मायूसियों का शिकार कौम है, जो इस वक्त जो है वो सवाए पाकिस्तान की नाकामियाँ गिनवाने के और पाकिस्तान के मुखालफिन उसको एक फेल्ड स्टेट के तौर पे जिस तरह का बयानिया रोज़ TV पे बना रहे होते हैं कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, यहाँ पे वसाइल नहीं हैं, यहाँ पे इदारे जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुके हैं और यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो उस मायूसी के अंदर, उन अंधेरों के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक उम्मीद की शमा रोशन की है। हमने वो उम्मीद की किरणें बखेरी हैं मंशूर की शक्ल में कि जो आम हमारे पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन के साथ जुड़ी वो ज़रूरियात भी हैं और उनके मसाइल भी हैं। अब लीडरशिप का काम मसाइल गिनवाना नहीं होता, लीडरशिप का काम उनका हल देना होता है और लीडरशिप हमेशा लीडर लीड कर रहा होता है, फॉलो नहीं कर रहा होता। जो मसाइल आप बता रहे हैं हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, हम उन मसाइल के हल के लिए एक वे फॉरवर्ड लेके आए हैं और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया और हमारे अवाम की सपोर्ट के साथ हमें जिम्मेदारियां मिली तो इंशाल्लाह हम वो करके दिखाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने मिरात याफ्ता अशरफिया और पिसे हुए मुस्तहिक नादार गरीब आवाम जो है उनके लिए यकसा पॉलिसी बनाई और वो एक ही तरह की पॉलिसी, जो अफोर्डिंग है वो भी उसी रेट पे पेट्रोल ले और जो ना अनअफोर्डिंग है वो भी उसी रेट पे पेट्रोल ले। और हमारी साबका जमात तो 2 हाथ आगे चली गई कि उसने सबके लिए 100 रुपये आप सब्सिडी दे दी कि जो लैंड क्रूज़र में बैठे वो भी इस गरीब मुल्क के 100 रुपया फी लीटर जो है वो सब्सिडाइज तेल अपनी गाड़ी में डलवाए और जो मोटरसाइकिल और रिक्शे वाला वो भी 100 रुपया सब्सिडी ले। तो ये जो पॉलिसीज़ के अंदर फुकदान रहा, हम उस गैप को फिल करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें इस पाकिस्तान को रूल ऑफ लॉ तो एक चाहिए, मेरिट यकसा होना चाहिए, आपके जो यकसा हकूक़ की फराहमी है उस एजेंडे पे हमें काम करना चाहिए। लेकिन पॉलिसीज़ जो हैं हर शख्स की जो इनकम है उसको सामने रखते हुए बननी चाहिए। सही है। अच्छा, लेकिन पॉलिसी IPP की यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की होगी क्या? डॉक्टर साहिबा, मईशत को बेहतर बनाने के लिए प्लान क्या है आप लोगों के पास? देखिए, सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपके रेमिटेंसीज जो हैं वो कैसे आए, इस मुल्क के अंदर ज़र मुबादला कैसे आए। अब वो ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाने के लिए आपके एक है कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक है आप इंपोर्ट को कर्टेल करें। अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको सबसे अहम तरीन चीज़ के दुनिया को बेचने के लिए आपके पास क्या चीज़ है। आपके पास जो चावल है या टेक्सटाइल के साथ जुड़ा या आपके सियालकोट में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या अदर जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट कर रही है, जो पहले से एक्सपोर्ट हो रही हैं, आप उसको टैक्स के साथ जुड़े जो
चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करके पेपरलेस या इंस्पेक्टरलेस रजीम, वन विंडो ऑपरेशन और इसके साथ जुड़े बेशुमार इनिशिएटिव दे के एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, जो ऑलरेडी हो रही है। जो चीज़ कम हो रही है वो आपकी इस वक्त दुनिया के अंदर डिजिटलाइजेशन पे बात हो रही है, वो आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी है। आपके हमसाया ममालिक के अंदर वो नौजवान जो है वो सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स पे फोकस करते हुए अमेज़ॉन के ज़रिए और मुख्तलिफ टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से बिलियंस रुपीस कमा रहे हैं। तो हम पीछे हैं, हम उनको टेक्निकली असिस्टेंस और सपोर्ट दे के उनकी ट्रेनिंग करवा के उस डिजिटल पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अहम चैलेंज है कि वो नौजवान एक तो जो सोशल मीडिया पे अंगेज है वो गालम गलोच ब्रिगेड बन गया, उसके अंदर बारूद एग्जिस्ट करता है लेकिन प्रॉपर उसका टारगेट नहीं कि कहाँ यूटिलाइज करे। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उस यूथ को सोशल मीडिया के ही मुस्बत इस्तेमाल की तरफ लेके जाना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया में लाइक्स और शेयर्स और व्यूज़ लेने हैं तो आप डिजिटल ई कॉमर्स की तरफ आके इस मुल्क को भी फ़ायदा दें और अपने ख़ानदान को भी फ़ायदा दें और अपना कीमती वक्त जो है और तवानाइयाँ जो है उस डायरेक्शन में सर्व करें जिससे पाकिस्तान बदला जा सकता है। ये एक तो होगी आपकी आईटी एक्सपोर्ट। दूसरी चीज़, तीसरी अहम तरीन चीज़ जिसको हम चाहते हैं कि इंपोर्ट कम हो वो आपकी फूड सिक्योरिटी है। आप एग्रो बेस्ड मुल्क होते हुए 70% से ज़्यादा लोग देहात में रहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्या बदकिस्मती है कि आपको गंदम इस वक्त भी आपका रिजर्व कम है तो आप मंगवा रहे हैं। बिल्कुल, आप लहसुन तक प्याज तक दूसरे मुल्कों से मंगवा रहे हैं। तो ये आपके मसाले और दालें और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में ग्रो हो सकती हैं और ये पाकिस्तान जो है आगे एक्सपोर्ट करके ज़रिए मुबादला कमा सकता है। तो जो छोटे किसान और ज़िम्मेदार की हम बात कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हम आसान किस्तों पे सोलर ट्यूबवेल की शक्ल में या बिजली की शक्ल में उनको रिलीफ दे के वो सेल्फ एम्पावर करें। और जो हमारे देहात के अंदर आपकी जो है कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर जो सबसे अहम डेयरी एंड ये फिशरीज़ और उसके साथ जुड़ा दीगर वो हमारी बहनें जो देहात में रहती हैं वो जो काम कर सकें उनको ट्रेन करके हिस्सेदार बनाया जाए ताकि फूड सिक्योरिटी आपकी जो है हर हाल में सिक्योर हो और आपको इंपोर्ट करने पे जो डॉलर आप लगाते हैं उससे आप बच सकें। नेक्स्ट जो अहम चीज़ है जिस पे हम चाहते हैं कि ज़्यादा काम होना चाहिए वो है आपके माइंस मिनरल और ऑयल एक्सप्लोरेशन के साथ जुड़ी वो इन्वेस्टमेंट जो हम पेट्रोकेमिकल और हाइड्रोकार्बन जो आपकी कमोडिटीज़ हैं उन पे आप इन्वेस्ट करते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर हमें इंपोर्ट बिल देना पड़ता है उस क्रूड ऑयल का। अगर हमारे पास अपने वसाइल से और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बुला के आपको जेवीज करके यहाँ एक्सप्लोरेशन को इंश्योर करके पैटर्नाइज करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। फूड सिक्योरिटी के साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी भी आपका एक चैलेंज है। उससे आपको जब अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल होंगे तो अल्टीमेटली ये जो बिजली पे निसार है लोगों का सही है वो सोलर पे या विंड मिल्स या दूसरे ऑप्शंस पे जाएगा तो लोगों का दर्द कम होगा, कर्ब कम होगा और आपकी इंडस्ट्री को वो एनर्जी मिलेगी जो डोमेस्टिक यूज में है। प्लान तो बहुत बड़ा है आप लोगों का, बाकी सारे भी इसी तरह के प्लान तो देते हैं। अब देखें कि प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो प्लान आएगा एक अच्छा, अब पाकिस्तान में 18 से 35 साल के जो वोटर है ना वो है 90 लाख और ज़ाहिर जवान जो आता है वो इलेक्टेबल्स को चॉइस नहीं होती है इलेक्टेबल्स उसकी, तो उन नौजवानों को आप किस तरह अपनी ताकत बनाएंगे? देखिए हमने तो निशान शाहीन का लिया है हाँ। और आपको पता है कि शाहीन जो है वो अलामा इकबाल का शाहीन, वो ये बच्चे नौजवान वो शाहीन है जिन्हें उन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए इन सलाहियतों पे निसार किया और ये इन शाहीनों ने पाकिस्तान बनाने में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। अब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है, पाकिस्तान को बचाना है
और पाकिस्तान को ताकतवर बनाना है तो एक दफ़ा फिर जो है यही इकबाल के शहीनों को लाएं, इन्हीं पे हम इन्हिसार करने जा रहे हैं और इन्हीं को हम वो डिजिटल पाकिस्तान के नारे के साथ जोड़ के इन पे इन्हिसार करके इकबाल के शहीनों की ऊंची परवाज़ से पाकिस्तान को ऊंचा देख रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये शहीन जो हैं वो सियासत की इकबाल के डिजिटल शहीन ना सिर्फ खा जाएंगे बल्कि इन शहीनों की परवाज़ जो है वो सियासत के उफक पे एक नए बाब को जन्म देगी। चलें, ये तो फिर इंशाल्लाह सब ज़ाहिर देखेंगे कि कितने शाहीन कहाँ किस तरफ जाते हैं और किस तरफ की परवाज़ करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात हो रही है बड़ी, वो भी हम चाहेंगे कि उस पर भी आप रिस्पॉन्ड करें। नवाज शरीफ साहब वापस आए तो कुछ लोगों ने कहा कि IPP यानी कि आपकी जो जमात है वो तो नून लीग की B टीम है और ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगी? B टीम जो है वो होती है जो किसी जमात के मतहत या किसी जमात के बयानिए को सपोर्ट और प्रमोट कर रही हो। हम एक इंडिपेंडेंट जमात है, हमारा एक आज़ादाना वजूद है और हम एक शहीन के निशान पे अलहदा से इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान अमल में कूद पड़े हैं। और हमारा जहानिया का जो पावर शो है वो ये साबित करता है कि हम किसी की बैसाखियों के नहीं, हम अपने ज़ोरे बाजू पे शहीन के ज़ोरे बाजू पे परवाज़ करना चाहते हैं। और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के 2 पर जो शहीन के हैं, एक अलीम खान की शक्ल में, जहांगीर तरीन साहब की शक्ल में, तो ये शहीन के दोनों परों के ज़ोर पे इंशाल्लाह हम परवाज़ करेंगे। जो लोग प्रोपोगंडा करते हैं या टारगेट करके प्लान करके हमारी सियासी साख या हसीयत पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए कोई ना कोई इस किस्म के बयानिए बनाते हैं, उनको वक्त जवाब देगा और वक्त साबित करेगा कि हमारा सबसे बड़ा हरीफ और मेन मोर्चा और टारगेट होगी ही PMLN पंजाब में। और बाकी सूबों में जो जमात उस हलके के अंदर हमारे सामने खड़ी होगी वो हमारे हदफ पे होगी और इंशाल्लाह हम उनको सियासी दाव पेच से शिकस्त देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो देखने में आई कि मियां साहब वापस पहुंचे तो आप लोगों के ऑन चौधरी उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट। अच्छा ये चीज ज्यादा हाईलाइट तब हो गई कि आपकी तरफ से ताबड़तोड़ हमले जाहिर है आपके स्टाइल में हो रहे थे नवाज शरीफ साहब पे और दूसरी तरफ ऑन चौधरी उनको रिसीव कर रहे थे, ये क्या माजरा था? देखिए, इसकी पार्टी ने उनसे वजाहत ली थी और उन्होंने पार्टी को वजाहत देते हुए ये बताया था कि वो चूँकि एक ज़ाती हैसियत से गए थे और टेक्निकली ये उनका गलत मूव थी। उनको वो ज़ाती हैसियत में ताल्लुकात हों या वो उनका एक आपस में मेल मिलाप या हमसाया होने की वजह से मॉडल टाउन में एक रख रखाव या वज़ादारी उनके साथ निभाना चाहते थे, तो वो इस तरह से पब्लिकली किसी भी सियासी हरीफ को वेलकम कह के पार्टी के बयानिए को कमज़ोर करने का ये अमल था, जिसको जो है किसी सतह पे भी नहीं सराहा गया। और उनको भी इस बात का एहसास हुआ इस बात का कि ये टेक्निकली उनसे गलती हुई है और मैं समझती हूँ कि आइंदा इस गलती की पार्टी में गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि किसी शख्स के ज़ाती फेल से पूरी पार्टी जो है वो उसका नुकसान हो या काज को डैमेज किया जाए, कोई भी इसको फर्दर अलाउ नहीं कर सकता। अच्छा, एक मुनफरिद चीज़ एक और भी सुनने को मिली, वो ये कि आखिर में आप लोगों की जमात जो है ना वो खान साहब की खुफिया टीम ना निकले, उनकी B टीम या उनकी खुफिया टीम, ये भी बड़े लोगों को टेंशन है। देखिए, खान साहब के साथ हम सारे जो आए थे इन जमातों के मुतासरीन थे हम, ये इस गले सड़े निज़ाम से हम तंग थे बिल्कुल, और हम बारियां लगा के नस्ल दर नस्ल मरूसी सियासत करने वालों को इस निज़ाम से माइनस करने के लिए सियासत में आए थे और हम रिफॉर्म्स एजेंडे के साथ पाकिस्तान के सियासी उफक पे एक तब्दीली का ख्वाब सजा के आए थे। तो बदकिस्मती से 3.5 साल चेयरमैन PTI ने अपनी और हमारी तवानाइयाँ गलत डायरेक्शन में सर्व की और जो काम हमारे करने वाले थे वो हम ना कर सके। और आज वो लोग जिनको हमने बड़ी मेहनत करके इस सिस्टम से रुखसत किया था, आज वो फातिहाना अंदाज से जब वापस आते हैं तो वो हम सब के लिए
एक तकलीफ़ दह बात है, लेकिन जब हम उन हकीकतों को खंगालते हैं तो उसके पीछे खान साहब की ज़िद, हठधर्मी और गलत पॉलिसियों की जो रिफ्लेक्शन है वो नज़र आती है। अगर हमने अपना काम किया होता, हम अपना मैंडेट जो है उसके तहत हम डिलीवर करते, हम रिफॉर्म्स लाते, सर्विस डिलीवरी को इंश्योर करते, गवर्नेंस को इम्प्रूव करते, तो ये जो घिसे पिटे किरदार थे इनकी दोबारा सियासी उफक पर रूनमाई ना होती। बिल्कुल इसके भी जिम्मेदार खान साहब हैं। तो अब जब उस पूरे स्ट्रक्चर के मुतासरीन उन जमातों के चले गए थे पीटीआई में, और पीटीआई ने बजाय इसके कि वो सियासी मुखालफिन को फोकस करती, उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है वो कौमी अदारों की तरफ कर दिया। तो 9 मई के बाद जो इस बयानिए से इख्तलाफ करने वाले लोग थे वो अलहदा जमात में आ गए और आज वो एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा सफ़र जो है वो वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से हमने छोड़ा था। हमारा टारगेट आज भी वही लोग हैं, वही जमातें हैं, वही सिस्टम है, वही एजेंडा है हमारा। लेकिन अगर बदला है तो हमारा प्लेटफार्म बदला है, क्योंकि वो जमात जो कौमी अदारों पे हमलावर होके जत्थे या प्राइवेट मलेशिया का किरदार अदा करे, उस जमात के साथ रह के हम सियासत नहीं कर सकते। और इन जमातों के साथ भी हम सियासत इसलिए नहीं कर सकते कि इनको छोड़ के हम एक नए प्लेटफार्म पे आए थे। तो इसलिए जो पीटीआई के अंदर रहने वाले वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि हमें इनके ख़िलाफ़ जदोजहद करनी है, तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का ही एक प्लेटफार्म है जिसके ज़रिए हम इन जमातों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर सकते हैं। तो इसलिए हम उनको भी वेलकम कह रहे हैं। और जो परसेप्शन है ये कि भी ये शायद को पीटीआई के लोग आ रहे हैं तो पीटीआई पस पर्दा कोई प्लान है, नई थ्योरी बना रही है या कोई साजिश तैयार हो रही है, तो ये गलत है। क्योंकि वो लोग जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, जो इस मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं, जो इस मुल्क के ये गले सड़े निज़ाम से तंग आए हुए हैं, सताए हुए हैं, उन लोगों को हमने एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करना है और आगे बढ़ना है। और इंशाल्लाह हमारी मंजिल जो है वो एक मुस्तहकम, तरक्की याफ्ता, खुशहाल पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपका टारगेट तो आपने कहा कि वही जमातें हैं पुरानी, यानी कि नून लीग आपने कहा कि सबसे बड़ा हदफ है आप लोगों का, लेकिन ये बताएं कि आपको ज़ाती तौर पे अगले वज़ीर आज़म के तौर पर नज़र आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? देखिए, ये तो अवाम ने फैसला करना है कि वो उनको किस पोजीशन या किस हसीयत पे देखना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ये सारा जो बैगेज 16 माह का था, जिस कारकर्दगी की वजह से वो बिजली के बिल हैं या पेट्रोल की शक्ल में जो बम गिराए गए अवाम पे, या ओवरऑल महंगाई ने जिस तरह लोगों का जीना दोबर कर दिया, तो ये सारे वो सवालात हैं जो उनकी जमात के वज़ीर आज़म की तरफ से कौम को वो ज़ख़म और घाव लगे हैं। तो नवाज शरीफ साहब उस पर क्या मरहम लेके आए हैं, कैसे उन ज़ख्मों को भरेंगे और अवाम की अदालत में वो अपने आप को कैसे सुरखरू करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और इसका फ़ैसला जो है वोट की पर्ची से इलेक्शन वाले दिन होगा। ख्वाहिशात पे या ड्राइंग रूम में बैठ के रोज़ वज़ीर आज़म का ख्वाब देखना, इस पर तो कोई पाबंदी नहीं, लेकिन हकीकी ख्वाब वही होगा जिसकी तबीर जो है पाकिस्तान के अवाम जो है इलेक्शन वाले दिन। तो आपकी जमात का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? हमारी पार्टी का वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन है, और जहांगीर तरीन से बेहतर इस मुल्क के अंदर और कोई रिफार्मर नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि जिस शख्स ने ग्रास रूट लेवल से सफ़र शुरू करके आज पाकिस्तान की एक नामवर कारोबारी और सियासी और समाजी शख्सियत का रूप धारा हुआ है, तो ये उनसे बेहतर इस मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए दौरे हाज़र में मुझे कोई और शख्स नज़र नहीं आता। अगर कौम उनको मौका दे तो आई एश्योर यू के पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़रई इनकलाब, सरसब्ज़ इनकलाब, मुआशी इनकलाब और ओवरऑल जितना भी हमारा इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हो या
आपकी दीगर जितने भी शोबे हैं इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े, उनके अंदर, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये करिश्मा है कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, टीम बना सकते हैं और टीम के साथ खेलना उनको आता है। सोलो फ्लाइट या सिर्फ मैं कल्ला ही काफ़ी के नारे से ये मुल्क अब नहीं चल सकता। इस मुल्क को एक अच्छी टीम की ज़रूरत है और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो टीम कैप्टन बन के इस मुल्क को चला सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। फिरदौस आशिक अवान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और वज़ीर आज़म कौन? जहांगीर तरीन साहब से बड़ा कोई रिफॉर्मर नहीं है, ये उनके थैंक यू जी, थैंक यू। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब बात करते हैं फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े की। और इसराइल की तरफ से जो बमबारी जारी है उसमें अब तक फ़लस्तीन में 8000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और ये मामला रोज़ाना की बुनियाद पर संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। एक तरफ है वो इंटरनेशनल क़ुव्वतें, वो हुकूमतें जो कि इसराइल को, जिन्होंने एक फ्री हैंड दे दिया है, एक लाइसेंस दे दिया है कि वो इस किलिंग स्प्री पर निकले और जितने लोगों को चाहे वो जाँ भाग कर दे, जितने लोगों को चाहे वो मार दे, चाहे उसमें बच्चे हों, औरतें हों, बूढ़े हों, जवान हों, और उसे कोई पूछने वाला ना हो। लेकिन एक तरफ आवाम है जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि वो मुजाहरे कर रहे हैं और वो दुनिया को शायद ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी कुछ इंसानियत बाकी है और उन फ़लस्तीनियों पर जुल्म का सिलसिला बंद होना चाहिए। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमास के रहनुमा जनाब डॉक्टर महमूद शजराबी साहब मौजूद हैं और उनके ट्रांसलेटर जनाब अब्दुल हसीब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब्दुल हसीब साहब, हम चाहेंगे कि डॉक्टर महमूद शजराबी से आप सबसे पहले, तो आज की ही एक ख़बर जो मैं देख रहा था वो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट हो रही है कि इसराइल की तरफ से हमास के 400 ठिकानों पर हमला किया गया है। क्या ये खबर दुरुस्त है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह शेखना। अव्वलन अल-इख्वा यशकुरूनकुम अला हुस्नि वजूदिकुम हुना व मुशारकतिकुम। وأول خبر وصلتهم اليوم أن القنوات الإسرائيلية ادعت أنهم اليوم أصابوا 400 أماكن من أماكن ومن معاقل حماس. هل هذا الخبر صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. حياكم الله دكتور عبد الحسيب. أنا أولا أريد أن أصحح الخبر الذي ذكره الأخ. القتلى أو الشهداء في قطاع غزة ليسوا 8000. في يوم أمس تجاوز عدد الشهداء 10000 شهيد، لأنه في اليومين الذي منعت فيه دولة الاحتلال ما يسمى بإسرائيل الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة، قاموا بمذبحة كبيرة جدا في أهلنا في القطاع. والله أنا عندي فيديوهات مؤلمة جدا لعشرات الأطفال في المستشفيات، يعني يتلقون العلاج، بعضهم والله أجسادهم مقطعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما موضوع حماس فالحرب ليست بين حماس وإسرائيل فحسب، الحرب بين الشعب الفلسطيني. هذه الدولة المجرمة تقتل الشعب الفلسطيني ولم تنل من حماس شيئا. حماس بخير، وأمس حماس استطاعت أن تعمل إنزال خلف خطوط العدو وتقتل وتجرح وتأسر منه عددا طيبا. الحمد لله مجاهدون بخير وما زالوا يعني يقاتلون وينتظرون الحرب البرية التي هددت بها إسرائيل أكثر من 10 مرات ولكنها لم تجرؤ أن تدخل قطاع غزة حتى اليوم. सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात की तस्हीह करना चाहूँगा कि 8000 नहीं बल्कि कल तक का जो अदद हमारे पास मौसूल हुआ है उसके मुताबिक अब तक मकतूलीन की और शुहदा की जो तादाद है वो 10,000 से तजावुज़ कर गई है, जिसमें बेशतर की तादाद बच्चों की है और ख़वातीन की है। और दूसरी बात, मैंने ख़ुद ऐसी वीडियो देखी और ऐसे ऐसे मनाजिर देखे जो दिल को काट के रख देते हैं। बच्चों की कटी पिटी लाशें और ख़वातीन की लाशें और बच्चों के जिस्म हॉस्पिटल्स में जो पड़े हुए हैं वो देखने के काबिल नहीं है। और ये जालिम गासिब सहूनी रियासत मुसलसल ये जुल्म जारी रखे हुए और सरकशी का रवैया इख्तियार किए हुए। दूसरी बात जो ख़बर आपने बताई कि
हमास, तो मैं यहाँ इस बात की वजाहत कर देना चाहता हूँ कि ये मसला हमास और इसराइल का नहीं, बल्कि ये फ़लस्तीनी अवाम और एक नाजायज़ गासिब सेहूनी रियासत का है, जिसने फ़लस्तीनी अवाम पर शबखून मारा और उनसे उनके बुनियादी हुकूक तक छीन लिए। तो ये फ़लस्तीनी अवाम और गासिब सेहूनी रियासत का मसला है, हमास का मसला नहीं है। दूसरी बात जो आपने ख़बर बताई कि हमास को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिस तरह के इसराइली मीडिया दावा कर रहा है, तो हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमास के मुजाहिदीन जो हैं वो बिल्कुल बखैर हैं अल्लाह के फजल से, और डट कर खड़े हैं, और ज़मीनी मुकाबले में उन्होंने सेहूनी गासिबों को बहुत बड़ी हजीमत चखाई है। और गुज़िश्ता रात भी बहुत से लोग उनमें से गिरफ्तार हुए और बहुत से लोग उनके कत्ल भी हो चुके हैं। जी, तो अब तक हमास ने इसराइल को कितना नुकसान पहुंचाया है, कहाँ कहाँ हमले किए, कितने इसराइली जो हैं वो हमास के इस वक्त यूँ कहिए कि पकड़े हैं उन्होंने? طيب شيخنا، الأضرار التي تسببت حماس لإسرائيل ما هي أبرزها؟ يعني من فضل الله علينا أن المسألة ليست في عدد القتلى من اليهود الذين اعترف الصهاينة في اليومين الأولين أن استطاع المجاهدون أن يقتلون أكثر من 1300 إسرائيلي ويأسرون مئات منهم. الرقم الذي قالت عنه حركة المقاومة الإسلامية حماس أن عدد الأسرى تجاوز 250 أسير، لكن الخسارة الكبرى في دولة الاحتلال أن الإشاعة الكبرى التي عشنا نحن عليها 75 عام على أن هذا الجيش لا يقهر، هذه انتهت تماما، إضافة إلى أن مجاهدون عادوا إلى قطاع غزة بمعلومات استخباراتية كثيرة، كمبيوترات تم جلبها معهم من القواعد العسكرية وتحتوي كميات كبيرة جدا من المعلومات. وأنا أقول لو كان المجاهدون في قطاع غزة يعرفون متى ضعف هذا المحتل لكان لم يدخلوا إلى الأرض المحتلة 1000 مجاهد فقط الذين استطاعوا أن يدخلوا إلى أكثر من 20 مستوطنة و5 قواعد عسكرية، لكان دخلوا ب30 أو 40 ألف مجاهد، وكان رأينا المجاهدين يصلون إلى القدس الشريف أو إلى تل أبيب وإلى حيفا ويافا وعكا. नाम शेखना जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब तक की जो इसराइली मीडिया के मुताबिक भी जो इत्तलाआत हैं जो हमें मौसूल हुई, उसके मुताबिक 1500 से ज़ायद इसराइली जो हैं वो मुकातिलीन वो हलाक हो चुके हैं, और हमास के अपने तर्जुमान के मुताबिक 250 से ज़्यादा उनके असीर इस वक्त उनके पास मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह के फजल से इस जालिम फ़ौज का जो इमेज दुनिया के सामने बना हुआ था कि ये नाकाबिल तस्खीर है, ये इमेज दुनिया के सामने टूटा, और अल्लाह के फजल से 50 साल के अरसे में इतनी हजीमत इन्हें नहीं उठानी पड़ी जितनी इस दफ़ा इन्हें हजीमत उठानी पड़ रही है। और इनको जो नुकसान पहुँचा है वो बहुत ज़्यादा है, और उसका अंदाज़ा आप खुद इन्हीं के अपने तज्ज़िया निगारों और इन्हीं के अपने मीडिया से भी लगा सकते हैं। और अगर हमें अंदाज़ा होता इससे कबल के इस कदर बुज़दिल और इस कदर जी 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 बोलें, मुकम्मल कर लें। मैं पूछना ही चाह रही थी कि कैपेसिटी क्या है हमास की, क्योंकि लोग उस पर भी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन किसी को एक्चुअली मालूम नहीं है कि कितने दिन तक मजीद इजराइल को ये रोके रख सकते हैं, या क्योंकि जाहिर है दुनिया बैक कर रही है ना उनको, तो उनको तो असलहा भी जा रहा है, उनको तो लोग भी फराहम हो रहे हैं, तो ये कब तक उसको रोके रख सकते हैं या काउंटर कर सकते हैं अपने वॉरफेयर से, वेपनरी से, लोगों से? देखें, वो यही बात कर रहे हैं कि जहाँ तक मसला है फ़िज़ाई जंग का, तो उसमें तो ज़ाहिर सी बात है इतने वसाइल नहीं है। जहाँ तक ज़मीनी जंग का ताल्लुक़ है, तो ज़मीनी जंग में जैसा कि इसराइल ने दावा किया था कि वो नाकाबिल तस्खीर है, तो उसने 2 दिन में देख लिया कि उसको कितनी हजीमत उठानी पड़ी। तो शेख यही फरमा रहे हैं कि अगर हमें इससे कबल ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो हमारे जो अभी इस वक्त 1000 मुजाहिदीन डट के वहाँ खड़े हुए हैं, 1000 ना होते, हमें अगर अंदाज़ा होता कि ये इतनी बुज़दिल और इतनी जल्दी पसपा हो जाने वाली फ़ौज है जो बहुत जल्द मुकाबला हार जाती है ज़मीनी मैदान में, तो हम अपने 30,000 मुजाहिद जो हैं वो मैदान में उतार देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1000 लोग भी अब अल्लाह के फजल से डट कर खड़े हुए हैं, और जब तक हम कर सके हम डट कर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह।
जी। अच्छा, इसमें एक और सवाल भी है, और लोग बहुत सारे जो हैं जो इस तनाज़े को या तो प्रॉपरली समझ नहीं सके या जो इसको अपनी तरह से देखते हैं, वो ये कहते हैं कि हमास ने इसराइल को ये मौका फराहम किया है कि वो फ़लस्तीनियों पर और गजा की पट्टी पर एक खुलकर वॉरफेयर का ऐलान कर दे और खुलकर कार्पेट बॉम्बिंग कर दे। बिल्कुल, जो पहला हमला था हमास की तरफ से रॉकेट्स का, उसके बाद हमास ने बेसिकली, तो लोग बेसिकली हमास के रोल को क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमास ने तो उनको ये मौका फराहम किया है ताकि वो फ़लस्तीनियों पर हमला कर सकें, उनका काम आसान किया। बहुत मारूफ सवाल है जी, मारूफ सवाल है। नफ्स السؤال شيخنا التي تثار في منصات أن حماس أتاحت فرصة كبيرة لإسرائيل أن تعتدي على مواطني فلسطين. واضح أن الذي يسأل السؤال يريد أن يقول للعالم أن القضية الفلسطينية بدأت يوم 7 أكتوبر، والصحيح أن هذا الشعب الفلسطيني يعيش تحت هذا الاحتلال والقتل بشكل يومي منذ 75 سنة ومنذ 17 عاما، وهذا القطاع، قطاع غزة، محاصر ويمنع عنه الاحتلال الدواء والغذاء والوقود والهواء، يكاد يمنع عنه أيضا. لو استطاعوا أن يمنعوا عنه الهواء لفعلوا ذلك بالشراكة مع النظام المصري الظالم الذي فعلا ينفذ حصار قطاع غزة. قتالنا مع هذا المحتل لم يبدأ يوم 17. يوم 17 كانت فرصة للمجاهدين الفلسطينيين أن يردوا إلى هذا الاحتلال شيئا من جرائمه التي نفذها على قطاع غزة. ثم نحن لا ننتظر أن يوافق العالم أن نقاتل هذا المحتل الذي يحتل أرضنا ويحبس 2.5 مليون من شعبنا في قطاع غزة، أكبر سجن في العالم. ولذلك القتال بيننا وبين هذا المحتل مفتوح، والشعب الفلسطيني في قطاع غزة حتى رغم كل القتل والجرائم التي نفذها الاحتلال به ما زال يدعم المقاومة ويحمي المقاومة، ويعني يشكر المقاومة على ما قامت به من فعل في يوم 7 أكتوبر، أنها دمرت هذه الإشاعة الكبيرة التي تقول هذا الجيش لا يقهر. जो लोग ये बात कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल को दर हकीकत मौका फराहम किया अवाम पर शब खून मारने का, मेरा ख्याल है वो लोग शायद समझते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल का मसला 7 अक्टूबर को ही शुरू हुआ है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये मसला 75 बरस से जारी है, और 75 बरस से ये गासिब सहूनी इसराइली फ़लस्तीनियों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम किए हुए है, और इसी तरह 17 बरस से गज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया इन लोगों ने। गज़ा के रहने वालों पर, बाशिंदों पर पानी, बिजली और क्या क्या चीज़ें, बुनियादी जो वसाइल ज़िंदगी हैं वो मुख्तलिफ मौक़े पर ये लोग पहले भी बंद करते आए हैं। 17 सालों से ये लोग ये कर रहे हैं, और इनका तो अगर बस चलता तो गज़ा के लोगों से हवा को भी रोक लेते और बुनियादी ज़िंदगी के वसाइल को भी रोक लेते। तो ऐसा नहीं है। 7 अक्टूबर तो वो दिन था कि जब हमारे मुजाहिदीन ने 70 बरस से होने वाले उन मजालिम का जवाब देने का इरादा किया, और उन मजालिम का ज़रा सा जवाब दिया जो 70 बरस से ये लोग फ़लस्तीनियों के साथ करते आए हैं। 7 अक्टूबर को मामला शुरू नहीं हुआ, और इसके बाद फ़लस्तीन की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अपने मुजाहिदीन के बिल्कुल साथ खड़ी हुई है, बल्कि वो शुक्र अदा करती है उन मुजाहिदीन का कि उन लोगों ने इतने बरस जुल्म सहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से कोई दिफा किया, और इतने अरसे के बाद उस जालिम को जो मुस्तकिल जुल्म करता आ रहा था आज खुद भी हजीमत उठानी पड़ी है। तो ये तो दिफा था, ये ऐसी बात नहीं थी कि 7 अक्टूबर को हमास ने कोई नई बात कर दी। सही जी। अच्छा, इंटरनेशनल कम्युनिटी से क्या एक्सपेक्टेशन है हमास की? हम क्या कर सकते हैं? एक तो देखें, लोग दुआएं करते हैं, एक ये करते हैं कि जी को डोनेशंस करते हैं, मुजाहरे कर रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अफसोस कर रहे होते हैं। हम क्या कर सकते हैं? ये आखिरी चीज़ मुख्तसरन बताइएगा। شيخنا ماذا بوسعنا أن نفعل تجاه هذه القضية، لأن الناس بوسائلهم الميسرة يقومون بما يستطيعون من المظاهرات والدعم، فما هي السبل المطلوبة الآن لدعم القضية؟ يعني أنا فهمت السؤال منه، وأنا أقول أن المسألة ليست دعما لحماس، إنما هي دعم للحق المسلم في أرض الإسلام فلسطين، ولتحرير القدس والمسجد الأقصى
المبارك. أنا أقول أن واجب كل مسلم اليوم أن يقف مع الحق الفلسطيني، وأنا أشكر هذه الفضائية التي تحرك قضية فلسطين، وأدعوهم أن يقولوا للشعب الباكستاني أننا ننتظرهم لأجل تحرير المسجد الأقصى المبارك. وكل واحد منا الآن عليه فرض الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال واللسان. يمكنه بالنفس أن يشارك في المظاهرات والمسيرات والوقفات، وبالمال أن يرسل المال الذي يثبت الجهاد والمجاهدين في قطاع غزة، وأن يعينهم على الصبر والثبات. وأيضا باللسان أنا أدعو الخطباء والعلماء أن يوضحوا قضية فلسطين لأهلنا وإخواننا من الشعب الباكستاني، لأن هذه الأرض ليست ملكا للفلسطينيين، فقد أوقفها سيدنا عمر بن الخطاب لكل المسلمين في عام 16 هجري حين فتح الله عليه بيت المقدس. सबसे पहले तो मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग पाकिस्तानी अवाम मदद करेगी तो वो हमास की नहीं बल्कि इस्लाम और मुसलमानों की मदद है जो वो अपनी ईमानी तकाजे से पेश करेंगे, क्योंकि फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा हमास का मसला नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। सैयदना फ़ारूक आज़म ने जब बैतुल मक़दस को फ़तह किया था तो बैतुल मक़दस की ज़मीन को मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया था। तो ये पूरी उम्मत की गसब शुदा ज़मीन का मसला है जिस पर पूरी उम्मत पर इस वक्त जिहाद फ़र्ज हो जाता है कि वो मुसलमानों की इस ज़मीन को पंजा यहूद से आज़ाद करवाए। तो इसके लिए मुसलमानों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों से जो कुछ हो सकता है वो करें। और मैं खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ इस चैनल का जिसने इस फ़लस्तीन के मसले को उठाया और फ़लस्तीन के मज़लूमों की आवाज़ अपनी आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की। तो मैं पाकिस्तानी आवाम से ये कहता हूँ कि वो जिस तरह हो सके अपनी जान से, अपने माल से और अपनी ज़ुबान से इस जिहाद में शरीक हो सकते हों, अपनी जान से अपने मुमालिक में होने वाले मुजाहरात या इस तरह की जो और सरगर्मियां हैं उनमें शरीक हों। और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो हम आप लोगों का उस अमली मैदान के अंदर भी जिहाद में इंतज़ार करेंगे। और इसके साथ माली तौर पर बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर महमूद शजराबी, हमास के रहनुमा, और अब्दुल लसीब साहब जो कि जिम के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपको जी। तो ये था जी इसराइल और हमास का मामला। और अब कुछ नौजवानों की तरफ हम रुख करेंगे। और 2024 में रूस में मुनक्किद होने जा रहा है नौजवानों के लिए एक वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल। जी, दुनिया के 180 ममालिक इसमें शिरकत करेंगे। तालीमी, कल्चरल और स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर ये मुश्तमिल होगा। और तैयबा निसार खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस रूस में होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल के लिए पाकिस्तान की नेशनल प्रिपरेटरी कमेटी के जो मीडिया की सरबराह की हैसियत से काम कर रही हैं, और शंघाई ताउन की जो तंजीम है उसके लिए पाकिस्तान की जानिब से यूथ एम्बेसडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। वालेकुम अस्सलाम। और इसके अलावा आप तैयबा का चेहरा देखेंगे तो आपको ये याद आएगा कि आप इनको टीवी पर भी खबरें बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से पढ़ती हैं। पीटीवी वर्ल्ड पर। वालेकुम अस्सलाम। बताइए भाई ये क्या तफसीलात हैं ये जो आप जवानों को रूस लेके जा रही हैं? जवानों का मसला ये है कि पाकिस्तान में 70% ऑफ पॉपुलेशन इज़ अंडर द एज ऑफ 30, तो उनको कहीं ना कहीं हम लोगों ने अकोमोडेट तो करना है। एंड अकोमोडेट करने के लिए वी नीड टू गिव देम मोर पार्टिसिपेशन एरियाज, वी नीड टू गिव देम मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट। और पाकिस्तान में इतने नौजवान हैं 35 अंडर जो बहुत चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें बाहर जाके। तो वी आर अरेंजिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर देम। देयर इज दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स कॉल्ड द वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल। और ये पहले हुआ था 2017, कोविड से पहले हुआ था। एंड अभी इनफैक्ट इसका ये है कि रशिया में इस साल हो रहा है, बट पहले ये होता रहा था पिछले दूसरे दीगर ममालिक में। तो अभी लोगों को इसमें जाने का मौका मिलेगा और कैसे? हर किसी को इफ यू आर वर्किंग इन एनी SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें मीडिया भी है, जस्टिस पीस एंड जस्टिस में जो आता है, उसमें क्लाइमेट एक्शन भी है, उसमें आपका एजुकेशन भी है, उसमें हर चीज़ है बेसिकली। सही है। तो अगर आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अप्लाई करें। अप्लाई करेंगे तो हम लोग एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान से 200 के करीब, 250 के करीब एक डेलीगेशन लेके जाएं, और बहुत बड़ी डेलीगेशन है। हम लोगों को रशिया वालों ने 250 नहीं 252 लेके जाए। 252 ये दो लोग हैं। अच्छा नहीं, आप तो इसी में होंगे ना साथ। अच्छा 250 आप तो हमारे साथ हैं, हम साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा वहां पर जाकर
एक्सपीरियंसेस क्या होंगे? एक्सपीरियंसेस ये हैं कि देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। इट इज बेसिकली, पहली मैं आपको ये बात बताऊं कि ये सोची ओलंपिक पार्क में हो रहा है, विच इज इन द सीरियस फेडरल टेरिटोरी। और ये सीरियस फेडरल टेरिटोरी 2020 में मुनक्कद की गई थी, और इसमें यह था कि एजुकेशनल एक्टिविटीज हों यूथ के लिए, यंग लोगों के लिए, और ओलंपिक पार्क है तो इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और इसमें इतना बड़ा एक इवेंट है, 20,000 लोग आएंगे 180 ममालिक से। उसमें यूरोप है, यूएसए है, अमेरिकाज के सारे कंट्रीज हैं, साउथ एशिया के सारे कंट्रीज हैं, एशिया के सारे कंट्रीज हैं, हर जगह से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हर पर कंट्री जो से जा रहा है, जो भी यूथ हमारा यहाँ से जाएगा, वो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, वो वहाँ से क्या सीखेंगे? आपके पास सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, और आपके पास और बहुत इंटरैक्टिव नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप वहाँ सेमिनार्स और वर्कशॉप से सीख भी सकते हैं। आप वहाँ जाके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट भी कर सकते हैं स्पीकर सेशंस में, बिकॉज होता यह है कि अगर आप अच्छा हाईलाइट और पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ, तो वो लोग आपको खुद ही से पिक करेंगे और आपको कहेंगे कि आप स्पीकर सेशन दें। आप स्पीकर सेशन देंगे तो आपके नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो यू विल बी एबल टू बिल्ड योर बिजनेस, यू विल बी एबल टू बिल्ड योर इंटरैक्टिव सेशन। और उसमें यह होगा कि आप वहाँ से कोलैबोरेशन करेंगे, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, और वो ना कि आपको सिर्फ पाकिस्तान में हेल्प करेगी बल्कि रशिया में भी हेल्प करेगी और दूसरे ममालिक में भी हेल्प करेगी। अप्लाई करने का तरीका क्या है? अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है। उसमें यह है कि आपने एक वेबसाइट पे जाना है, आई थिंक वेबसाइट आपको दिखा भी रहे होंगे, वहाँ वेबसाइट पे जाना है fest.24 if I'm not wrong, but I'm sure the website could be shown as well। आपने अप्लाई करना है, जाके सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लैपटॉप से करें, फ़ोन से थोड़ा सा मसला हो रहा है काफ़ी लोगों को, क्योंकि फ़ोन से फिर कहते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट हो गई मगर होती नहीं है, क्योंकि देयर इज एन इशू विद दैट। लैपटॉप से सारे करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जाके अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी लिखें, उसमें वॉलंटियर एक्टिविटीज़ 2-3 आपने हाईलाइट करनी है, अचीवमेंट्स 2-3 हाईलाइट करनी है। जो आपका है कि आपको कौन भेज रहा है, दैट इज़ नेशनल प्रेपरेटरी कमेटी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग आप लोगों को तैयार कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 200 के करीब या 250 के करीब लोगों को लेके जाएं। fest2024.com fest2024.com ये है, यहाँ पर जाके आप अप्लाई करेंगे। परफेक्ट, ओके, जबरदस्त, तो बेहतरीन। आपको हम अपने पासपोर्ट कब भिजवाएं? ये अहम सवाल है भाई। ये जब सारी सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, वहाँ आपने पहले एक तो पर्सनल डिटेल्स देनी है, फिर एक एसे छोटा सा लिखना है। एसे इज अ वेरी बेसिक स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट ऑप्शंस हैं, टॉपिक्स दिए हैं, और वो टॉपिक्स भी SDGs के हवाले से ही दिए हुए हैं, तो जो भी आपको ज़्यादा रिलेटेबल लगे उसमें आप लिख लें। 1500 वर्ड्स लिखने हैं, उसको अच्छा सा कंसाइज करके लिख लें। फिर एक वीडियो पर्सनल स्टेटमेंट भी आप डाल सकते हैं, बट दैट्स आई थिंक ऑप्शनल। यू कैन ऐड इट, यू कैन also leave it on option as well and then apply। और उसके बाद फिर बॉल कम्स टू आवर कोर्ट, और फिर हम लोग आपको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम आपको लेके जाएंगे और आपको वहाँ, अच्छा मजे की बात यह कि दिस इज पार्शली फंडेड, तो उधर आपकी अकोमोडेशन, आपका खाना, आपका रहना सहना, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग्स कवर्ड फॉर। वेरी गुड, जबरदस्त, एग्जैक्टली। सो दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यूथ आउट देयर, प्लीज डू अप्लाई। तो दिस इज fest2024.com, आप जाएं, अप्लाई करें, और वहाँ पर आपसे फिर मुलाकात करेंगी तैयबा, और आपको बताएंगी कि भाई रशिया में क्या हम आपको तैयार भी करेंगे, इंश्योर करेंगे कि अगर वहाँ कोई ग्रांट अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो भी पाकिस्तानीज अप्लाई करें, और बहुत बड़े बड़े ग्रांट्स मिलते हैं। इंडिया से बहुत लोगों ने हासिल किए हैं और बहुत के कंट्री से लोगों ने हासिल किए हैं, तो पाकिस्तानीज कैन आल्सो विन ग्रांट्स एज वेल। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।